हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1514 एंड आज हम कवर करेंगे हमारे वेबटेक का यूनिट 1 एंड इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है HTML। सो HTML क्या है? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या है, कैसी हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ मार्कअप लैंग्वेज जो बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हमारा हेल्प करती है। सो इट सर्व एज द बैकबोन ऑफ वेब पेजेस डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। बेसिकली क्या करती है, वेब पेज की एज अ बैकबोन है क्योंकि यही डिफाइन कर रही होती है स्ट्रक्चर वगैरह थ्रू टैग्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, सो it uses a system of markup tags to describe the element within a page। So एक पेज के अंदर अलग अलग टैग्स यूज करते हैं ताकि हम लोग उसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर सके। सो अब इसकी डेफिनेशन इज बेसिकली सिंपल। HTML is a standard markup language used to create and design web pages। ठीक है, देन बेसिक इसका स्ट्रक्चर आ गया हमारा। HTML documents are comprised of elements each enclosed in opening and closing tag। मतलब बेसिकली कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो कि टैग्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में। ठीक है, अभी हम वो देख रहे होंगे। सो टैग्स आर क्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, इन एंगल ब्रैकेट्स में हमारा टैग क्लोज होता है एक। ठीक है, देन हमारा आता है टैग्स यूजुअली कम इन पेयर्स। ये किस में आते हैं? पेयर्स में। लाइक ऐसे मान लो मैंने एक टैग बनाया बॉडी एंड इसका जो पेयर होगा ये होगा बॉडी। मतलब हमने समझा ये स्टार्टिंग टैग है एंड ये एंड टैग है हमारा, ऐसे करके। विद इन ओपनिंग टैग, एक ओपनिंग टैग हो गया ये वाला स्टार्टिंग वाला, एंड ये हमारा कैसा हो गया? क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, डिनोटेड बाय फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द टैग नेम। सो हमने क्या कर दिया, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया इस टैग नेम से पहले। ठीक है, देन आ जाते हैं इस एग्जाम्पल, देखो बता रखा है कि टैग नेम एंड बीच में हमने अपना कंटेंट डाला जो भी हमें डालना था, एंड देन ये बैक स्लैश वाला यानी कि क्लोजिंग टैग हो गया। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। जैसे प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे लेट्स से मैं कहूँ एक पर्सन है राम। ठीक है, तो इसके क्या है, दो हाथ है दो पैर हैं। ठीक है दो हाथ है दो पैर है, एनीवेज जो भी। तो ये क्या है, मतलब इसकी एट्रीब्यूट है कि हाँ इसके बालों का कलर ब्लैक है, इसकी आई का कलर ब्लैक है। तो ये क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? बेसिकली प्रॉपर्टीज। दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो ये हम लोग स्टार्ट टैग में ही स्पेसिफाई कर देते हैं। आर रिटर्न एज नेम वैल्यू पेयर्स एंड इनको हम लोग नेम वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, टैग नेम। ठीक है, उसके बाद उसकी एट्रीब्यूट और उसमें उसकी वैल्यू डाली, देन उसमें कंटेंट एंड ये क्लोजिंग टैग हो गया। अगर समझ नहीं आ रहा है इट्स ओके, आगे चलते जाएंगे जैसे एग्जांपल्स के साथ भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसने HTML नहीं पढ़ा होगा, बट स्टिल। सो वाइट स्पेसेस क्या होता है? एक्स्ट्रा स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइंस विद इन HTML आर जनरली इग्नोर। तो ये क्या करता है, इग्नोर कर देते हैं। इनकेस अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कुछ भी, कि मान लो मैंने बॉडी टैग में लिखा, अभी बॉडी टैग क्या है ये सब अभी हम समझोगे। हाई ऐसे करके एंड देन बहुत सारा स्पेस डाल दिया, ये मान लो स्पेस है, GR से करके लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो हमारा ऐसे ही प्रिंट करेगा हाई GR से करके। ठीक है, तो मतलब ये स्पेसेस को इग्नोर करता है। ठीक है, न्यू लाइन वगैरह को इग्नोर करता है, इसमें ये सब नहीं होता। ठीक है, एंड देन हमारा एक सेकेंड, देन आ जाता है हमारा प्रॉपर इंडेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग एनहांसेस कोड रीडेबिलिटी। तो अगर हम प्रॉपर इंडेंटेशन मेंटेन करेंगे, स्पेस है ना कोड से पहले, मतलब उस लाइन से पहले, एंड फॉर्मेटिंग मेंटेन करेंगे, तो इससे क्या होगा, कोड रीडेबिलिटी बेटर होगी। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि मतलब ब्राउजर कैसे कोड को पढ़ा है वो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। वो हमारे लिए है कि अगर कोई डेवलपर ए ने कोड लिखा है, डेवलपर बी उसको पढ़ रहा है, तो उसके लिए कोड रीडेबिलिटी ईजी रहे। ठीक है, सिंपल एज इट इज़। सो अब आ गया कमेंट्स। कमेंट्स कैसे होते हैं? इससे ऐसे स्टार्ट होते हैं। अब तक तो आपने जावा, सी, पाइथन वगैरह कुछ ना कुछ पढ़ी होगी, तो उसमें कमेंट्स अलग अलग होता है। जैसे जावा में ऐसे होता है, पाइथन में ऐसे होता है, राइट? तो अलग अलग रहता है कमेंट का। तो इसमें हमारा ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एंड एंड विद दिस, सो दे आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। वही नॉर्मल है कि इसको इग्नोर कर देते हैं, एंड आर यूज फॉर एडिंग नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन विद इन द कोड के। मतलब हमने एक्सप्लेनेशन ले डाल दी, लाइक दिस इज अ कमेंट। तो ठीक है, अब क्या है इसका एग्जांपल तो बता दिया। हाँ, केस सेंसिटिविटी क्या है? HTML केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे अभी हमने पहले जावा में देखा था कि हेलो लिख रहे हैं, अगर हम हेलो लिख रहे हैं, सो दीज टू आर कंसिडर डिफरेंट, बट यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। सो हाउएवर इट इज़ अ प्रैक्टिस टू यूज लोअर केस फॉर HTML टैग्स। कि अगर मैं ऐसे बॉडी टैग लिख रही हूँ, है ना, एंड मैंने इसका क्लोजिंग टैग बनाया, या फिर मैं ऐसे बॉडी टैग लिख रही हूँ, सो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, लेकिन क्या है, अच्छी प्रैक्टिस है, गुड कन्वेंशन है कि हम लोग लोअर टैग यूज़ करें और एट्रीब्यूट्स को भी नाम लोअर यूज़ करें, ताकि कंसिस्टेंसी रहे कि हाँ हमें पता रहे कि हमने ये लोअर में यूज़ करा, तो ये बॉडी वो लाइक टैग और एट्रीब्यूट का नाम है, मतलब अच्छा प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, देन आ गया स्टैंडर्ड HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे कि HTML के डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताऊँ पहले, आगे सबको आइडिया हो गई। तो HTML ना हमारा एज ए स्केलेटन काम करता है। कि मतलब अगर मैं कुछ वेबसाइट डिज़ाइन कर रही हूँ तो HTML विल वर्क एज अ स्केलेटन। मतलब जैसे हमने एक मतलब ऐसे वो बना लिया स्केलेटन टाइप, देन CSS क्या होगा, उसको क्या करता है, डिज़ाइन करता है, मतलब डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, मतलब उसे फीचर्स वगैरह ऐड करता है। एंड जो हमारा मेन है JS, वो क्या करता है हमारा, उसमें वो ऐड करता है लाइक बिहेवियर वगैरह। अब इसको अगर मैं थोड़ा एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो एक कार है, हमने कार का स्केलेटन बना लिया। ठीक है, देन क्या CSS के उससे उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन कर लिया एंड उसको थोड़ा बेटर बना लिया दिखने में। ठीक है, JS क्या है, उसका मेन इंजन है जिससे वो कार चलेगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो सो यू कैन लीव अ कमेंट, ताकि मैं उसको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी या थ्रू व्हाट्सएप जैसे भी। ठीक है, हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल। सो एवरी
तो हमारी कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट होता है या फिर फाइल होती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, वो इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले को एवरी HTML फॉलोज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ताकि यू इंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर एंड प्लेटफॉर्म, ताकि हम एक कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी को मेंटेन कर सके अलग अलग ब्राउजर एंड प्लेटफॉर्म्स पे। सो पहले हमारी स्टेटमेंट जो होती है HTML कोड में ये होती है। सो दिस डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, हमारा HTML है। हमने उसको बता दिया कि भाई सुन डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। एंड वर्जन ऑफ HTML का वर्जन भी being used in modern HTML5 document is used, this tag is used, ठीक है। HTML5 की डॉक्यूमेंट्स में मतलब हम लोग कुछ ऐसा वर्जन नहीं मेंशन कर रहे, बाय डिफॉल्ट ये यूज कर रहे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। डॉक टाइप कैप्स में एंड HTML हमारा स्मॉल, ठीक है। अब आगे आ गया नेक्स्ट हमारा होता है HTML एलिमेंट। अब ये किस लिए ऐड करते हैं, द HTML एलिमेंट सर्व एज अ रूट एलिमेंट। ये क्या करता है, रूट एलिमेंट की तरह सर्व करता है ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ऑल अदर एलिमेंट्स आर नेस्टेड विद इन द दिस एलिमेंट। सो बाकी सारे जो भी आएंगे हेड टाइटल बॉडी ये सब इसी के अंदर नेस्टेड होंगे। कैसे होंगे अभी हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हेड। हेड हमारा क्या करता है, ये हेड एलिमेंट हो गया हमारा। तो अब क्या है, द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, की मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो करता है, ठीक है। सच एज टाइटल हो गया, कैरेक्टर हो गया, CSS स्टाइल हो गए, या फिर लिंक टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक स्क्रिप्ट और स्टाइल शीट। ये स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। स्टाइल शीट क्या है, CSS। इन सबसे लिंक करने के लिए हम लोग हेड टैग को यूज करते हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग हमारा हेड टैग के अंदर ही होता है। सो द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, टाइटल बता दे डॉक्यूमेंट का, विच अपीयर्स इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और टैब लिखा तो ऊपर जो है यहाँ पे इसमें हमारा आ रहा होगा माई HTML फाइल करके, ठीक है। देन आ जाता है हमारा बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट हमारा क्या होता है, द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। तो इसमें क्या है, हमारा मेन कंटेंट होगा जो भी हमारा है वेब पेज का रिलेटेड, लाइक इसमें टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, लिंक्स होंगे, अदर एलिमेंट होंगे जो कि यूजर को दिखेंगे, ठीक है। देन आ गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक HTML। देखो अब ऐसे आता है इसका पूरा स्ट्रक्चर कि पहले हमने डॉक वाला डाल दिया ताकि बताने के लिए कि डॉक का टाइप क्या HTML है, फिर ये रूट एलिमेंट डाल दिया HTML। देन हमारा आ गया, अब देखो HTML को अगर हम ऐसे देखें तो HTML में हमारा देखो HTML एंड इसको हमने ऐसे एक बांट दिया, हमने इसको हेड एंड एक बांटा इसको बॉडी। अब इसके अंदर क्या है हमारा, इसमें टाइटल आ रहा है, इसमें अलग अलग टैग्स आ रहे हैं, ठीक है, ए वगैरह जो भी है, पी हो गया, H1 हो गया, जो भी टैग्स है H1 H2, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके होता है इसका डिवीजन। जब हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे ना तो आपको क्लियर होता चलेगा। अगर उनके सभी कुछ वेग भी लग रहा है, इट्स ओके, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल प्रॉमिस कि सब क्लियर हो जाए। स्टिल इफ समथिंग इज लेफ्ट तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो अब देखो ये क्या है, ये हमने हेड बनाया, हेड यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ। देन हमने बॉडी बनाया, हेड में हमने क्या डाल दिया, टाइटल की माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। एंड बॉडी में हमने क्या डाला, हेलो वर्ल्ड और दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक सिंटेक्स and standard structure of HTML is essential for creating a well-formed web pages that are compatible with different browser and devices। तो मतलब वही बता रहा है कि क्यों जरूरी है अच्छे से सिंटेक्स वगैरह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करें ताकि हम लोग अलग अलग ब्राउजर पे और एक वेल फॉर्म वेब पेज बना पाए। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन हमारे कैसे आ रहे होंगे, कोई भी टैग उठा के बोल देंगे कि डिफाइन दिस टैग, ये तो ऐसे करके, या फिर हमारा हो रहा होगा कि जैसे HTML का फॉर्म बना दो, या हाइपरलिंक कैसे डालते हैं, या पर्टिकुलर कुछ चीज़ पूछ ली कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं HTML में, ये चीज़ पैराग्राफ में लिख के दिखाओ, ऐसे कुछ। मतलब पैराग्राफ तो बहुत सिंपल है ऑल दो, लेकिन हाँ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे रिलेटेड आ रहा होगा कि या तो आपको उसका कोड लिख के दिखाना होगा थोड़ा बहुत, या फिर आपको उसको डिफाइन करना होगा ऐसे करके, ठीक है। देन हमारा आ जाता है बेसिक टेक्स्ट मार्कअप। तो देखो इन HTML टेक्स्ट मार्कअप रेफर टू द यूज ऑफ टैग, ठीक है। तो हम क्या है, टेक्स्ट को जो मार्कअप इसमें ना टेक्स्ट मार्कअप HTML, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये टैग्स का यूज कर रहा है ताकि हम लोग फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बना सके टेक्स्ट का विद इन अ वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर, ठीक है। दीज टैग्स अलाउ यू टू स्पेसिफाई हेडिंग, हम इसे हेडिंग, पैराग्राफ्स, एम्फेसिस, लिस्ट वगैरह एंड अदर रिलेटेड टेक्स्ट एलिमेंट्स। अब एक एक करके हम समझते चलेंगे। पहले आते हैं हेडिंग्स पे। HTML जो है 6 लेवल की हेडिंग वो हमें प्रोवाइड करता है, फ्रॉम H1 जो कि सबसे मतलब इसका साइज भी सबसे बड़ा होता है, जैसे ऐसा आएगा H1, फिर H2, फिर छोटा हो जाएगा H3, H4 ऐसे करके H5 ऐसे करके, ठीक है, जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे। देन हमारा आता है, और ये H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट भी रहती है, प्लस इसका साइज भी छोटा रहता है। तो हेडिंग्स आर यूज टू डिफाइन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट। तो बेसिकली उसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर हम लोग इससे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने प्रिंट किया दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2 एंड मतलब बीच में 3 4 5 एंड देन ये 6। तो ये सबसे बड़ा आ रहा होगा ऐसे, दिस इज हेडिंग, ठीक है, ऐसे करके दिस इज अ हेडिंग है जो भी। देन ये थोड़ा छोटा होगा कि दिस, मतलब ऐसे करके दिस इज हेडिंग, ऐसे करके समझो छोटा छोटा होता जाएगा। एंड देन आगे पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में क्या है, बेसिकली हम पी टैग यूज करते हैं। तो टैग इज यूज टू डिफाइन पैराग्राफ्स और ऑफ टेक्स्ट की, मतलब हमें मान लो मुझे अपने बारे में अबाउट मी लिखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, अबाउट मी एक हेडिंग डाली H1, है ना, ऐसे करके H1 डाली, एंड देन यहाँ पे स्लैश आएगा, एंड देन क्या डाला कि H1 डाल के उसके बाद मैंने क्या डाल दिया, अबाउट मी में पी डाला एक नीचे, एंड उससे मैंने ब्ला 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 लिखा, एंड देन ऐसे करके उसे क्लोज कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा, ऐसे दिखेगा ये अबाउट मी एंड उसके बारे में नीचे टेक्स्ट, एक स्टैटिक सा वो बन जाएगा वेब पेज, ठीक है। सो एग्जांपल क्या होगा, देखो पैराग्राफ आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, मीनिंग दे स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड हैव टिपिकली हैव सम स्पेस अबव एंड बिलो देम। तो इनका ना ऐसे ब्लॉक लेवल टाइप होते हैं, तो ऊपर कुछ स्पेस होती है, नीचे कुछ स्पेस, और ये कैसे स्टार्ट होते हैं, न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है सिंटेक्स का। तो दिस इज अ
पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया एम्फेसिस। एम्फेसिस हमारा क्या है, टू एम्फेसाइज टेक्स्ट। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि मानो मैंने कोई लाइन लिखी, ठीक है, तो उसको मतलब वो थोड़ा लाइन या वर्ड किसी सेंटेंस में या कुछ भी वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मतलब वो थोड़ा अलग से दिखे, हाईलाइट टाइप हो जाए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्फेसिस टैग। सो यू कैन यूज़ द एम्फेसिस टैग और द स्ट्रॉन्ग टैग फॉर द स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस। कि अगर अभी नॉर्मल थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है तो EM टैग, अगर हमें स्ट्रॉन्गर वो करना है लाइक काइंड ऑफ बोल्ड टाइप कर देगा उसको, सो EM टैग रेंडर्स एज अ इटैलिक टैग, ठीक है, वाइल स्ट्रॉन्ग टैग्स रेफर एज बोल्ड टैग्स। अच्छा हाँ, ये इटैलिक होता है एंड ये बोल्ड होता है, ठीक है। देन हमारा आ गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए देखो क्या है, HTML प्रोवाइड सेवरल टैग्स फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहला होता है आई होता है इटैलिक, B फॉर बोल्ड एंड U फॉर अंडरलाइन। अब इस यूज़ कैसे करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग टैग, ये हमारा क्लोज टैग है, इस पर जो भी हमने लिखा है इटैलिक में हो जाएगा, ये हमारा बोल्ड में हो जाएगा एंड ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन ब्रेक्स। अब ये क्या है देखो, टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विद इन अ पैराग्राफ, की मानो मैंने पैराग्राफ लिखा है एंड मैं चाहती हूँ कि उसमें जो है ये नेक्स्ट लाइन में आए। सो यू कैन, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग अगर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, जैसे मैंने पूरा लिखा पी, लिखा मैंने कि आई लाइक जावा, ठीक है, ऐसे करके लिखा /p एंड देन मैंने नेक्स्ट लाइन में डाल दिया, मतलब इसी की, सॉरी अभी क्लोज नहीं किया, एंड देन मैंने डाला आई लाइक पाइथन, ऐसे करके डाला एंड मैंने यहाँ पे टैग क्लोज किया। तो अब ऐसे नहीं हुआ कि नेक्स्ट लाइन में आएगा, ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। तो हमें नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि ये टैग, ठीक है, BR टैग। तो ये क्या, ये एम्प्टी टैग होता है, खाली टैग, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये मतलब ऐसे सिंगल एग्जिस्ट करेगा, हमें ऐसे BR लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बीच में बस BR हमने डाल दिया। अब हमारा क्या है देखो, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये हमने डाला पहली लाइन है, दिस इज द सेकंड लाइन, दोनों लाइन अलग अलग आएंगी, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ऐसे करके, वरना ये दोनों एक साथ याद होती। हॉरिजॉन्टल रूल, ये HR टैग हो गया। HR टैग हमारा क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल रूल, एक सेकंड, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूल और लाइन डाल देते हैं ताकि हम लोग सेपरेट कर पाए कंटेंट को। कि बेसिकली जैसे हम ChatGPT से निकलवाते हैं ना कि हमारा अपना असाइनमेंट का सॉल्यूशन करते, तो बीच में वैसे लाइन्स नहीं डाल देता, काइंड ऑफ वैसी ही लाइन्स हमारी आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे खत्म हुई, देखो दिस इज सम टेक्स्ट अबव द रूल, ये आ गया एंड ये आ गई लाइन, तो उसके बीच में एक लाइन टाइप डाल देगा बस, ठीक है। ये भी एम्प्टी टैग है एंड इसको हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे सिंपल लिख के, कोई भी क्लोजिंग टैग हमारा नहीं यूज़ होगा। कमेंट्स का ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक नोट्स टाइप डालने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ताकि कोई और अगर कोड पढ़े तो रीडेबल हो जाए, बेसिकली ये डिस्प्ले भी नहीं होता है एंड वेब ब्राउजर से प्रोसेस भी नहीं करता, ठीक है, और कोई अपीयरेंस को भी इफेक्ट नहीं करते, एंड इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ गया HTML की स्टाइल्स। देखो ये क्या है, HTML स्टाइल्स आर यूज्ड टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। तो हम कुछ स्टाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम उसके अपीयरेंस को बढ़ा सके। तो स्टाइल कैन बी अप्लाई डायरेक्टली विद इन HTML, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टाइल हमारे पास अलाउड है HTML में यूजिंग इनलाइन स्टाइल, सो दे कैन बी डिफाइंड एक्सटर्नली यूजिंग CSS, या फिर हम एक अलग से शीट बना सकते हैं CSS। देखो इनलाइन का मतलब क्या होता है, इनलाइन नाम से समझ आ रहा है कि लाइन में, तो हम लोग क्या करते हैं विद इन द लाइन, हम क्या करते हैं देखो, हमने क्या किया ऐसे, जैसे P टैग हमने किया था ना, हमारा P टैग देखो, ये इसका ये पूरा P टैग था नॉर्मल सा, हमने इसमें स्टाइल डाल दिया, वो एट्रीब्यूट वही स्टाइल डाला एंड उसमें एट्रीब्यूट की वैल्यू डाली कलर, कलर हमने डाला रेड, ठीक है, फॉन्ट साइज हमने ये डाला, मतलब स्टाइल हमने वो कीवर्ड यूज़ किया एंड ये हमारा एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज अ पैराग्राफ विद इनलाइन स्टाइल, तो ऐसे करके हो जाएगा। किसका कैसे होगा, रेड कलर का प्रिंट होगा और इसका फॉन्ट साइज 18 px होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, एक सेकेंड, सो हाँ ये बता दिया मैंने, ये जो है इनलाइन स्टाइल हम ये हर एक लाइन पे, मैंने P पे लगा दिया, मैंने H1 पे लगा दिया, मैं चाहती हूँ H1 जो है ना मेरी वो रेड रेड कलर की दिखे, तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है, कि H1। अब देखो मैं H1 कैपिटल में यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे भी दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है, तो H1 डाला, उसके बाद मैंने डाल दिया स्टाइल, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैंने डाल दिया कि इसको बोल्ड कर दो। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टाइल दे दिया एंड देन मैंने प्रॉपर्टी दी, इसमें प्रॉपर्टी चाहिए हमारी, और टेक्स्ट नहीं, फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट में मैंने मान लो इसकी वैल्यू दे दी बोल्ड, ठीक है, एंड देन ये मेरा हो जाएगा, एक सेकंड कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, यहाँ पे मेरी ये एट्रीब्यूट हो गया एंड ये इसकी वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरनल स्टाइल्स। अब इंटरनल स्टाइल्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, कि हमने क्या किया, जो हमने अभी ऊपर देखा था ना हेड वाला डॉक्यूमेंट बना, हम उसी के अंदर कुछ CSS लिख दी, अब हम एक एक एलिमेंट को वो नहीं करना पड़ रहा। तो देखो इंटरनल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट, ठीक है, हम स्टाइल एलिमेंट के अंदर करते हैं, मतलब एक टैग हमने स्टाइल का यूज़ कर लिया इन द हेड सेक्शन, किसमें यूज़ किया, हेड सेक्शन में ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो CSS रूल्स आर रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग, ठीक है, अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स विद इन द डॉक्यूमेंट, तो वो सारे जिसको भी हमने टैग कर रखा है उसको अप्लाई हो जाएंगे। देखो ऐसा होता है, हमने हेड तो हमारा ये टैग था, उसके अंदर एक स्टाइल टैग बना लिया एंड देखो फिर क्या होता है, हमें इसको एक्सेस करना है, तो हमें पता है अब ये P है ना, इस टैग को एक्सेस करना है, तो हम कैसे नॉर्मली करते हैं CSS में P एंड ये डाल दिया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की एंड उसे एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दिया, तो ये हमारा CSS डिफाइन हो गया फॉर दिस P टैग, ठीक है, बहुत सिंपल ही है। देखो अब इसके लिए हमने डिफाइन कर दिया, इसका कलर कर दो आप ब्लू एंड इसका फॉन्ट साइज कर दो 16 px, और ये हमारा हेड हो गया, देन हमारा बॉडी वाला अलग हो गया, ठीक है। तो
तो इसका साइज हमारा क्या हो जाएगा, इसका कलर हमारा ब्लू हो जाएगा एंड साइज हमारा 16 px हो जाएगा। अब आगे एक्सटर्नल स्टाइल। अब क्या करते हैं हम लोग कि कभी कभी CSS बहुत ज़्यादा, कभी कभी क्या मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग 1-2 लाइन से लिखेंगे, लेकिन हाँ विद इन टाइम क्या होगा, जैसे आप एक अच्छा ऐप बना रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको CSS अलग बनानी पड़ेगी, फाइल अलग बनानी पड़ेगी। जैसे हम लोग ने index.html बनाई VS कोड पे, ठीक है, एंड देन हमने बनाई style.css ऐसे करके, तो हमें एक फाइल ही अलग बनानी पड़ेगी विद CSS एक्सटेंशन, एंड उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा साथ में। सो एक्सटर्नल स्टाइल्स आर डिफाइंड इन सेपरेट CSS फाइल एंड आर लिंक्ड टू HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक एलिमेंट। अब हम लिंक टैग के थ्रू उसको वो कर रहे होंगे साथ में लिंक। सो दिस अप्रोच अलाउज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। अब इससे हमारी कंटेंट एक तो सेपरेट हो गया और प्रेजेंटेशन बेटर हो गई, मेकिंग इट ईजियर फॉर मैनेज स्टाइल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। अब हम एक पेज तो सिंपल ही बना रहे होंगे, अगर कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं कितने सारे पेजेस होते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे वो हो जाएंगे मल्टीपल पेजेस के लिए अलग अलग CSS वगैरह, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, हमने क्या किया, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा हेड, ठीक है, जैसे हमने ऊपर था। अब यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ स्टाइल टैग एंड उस पर मेंशन करना, ऐसे स्टाइल टैग मेंशन किया, फिर P वगैरह वो सब मेंशन किया, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, लिंक टैग यूज करेंगे। लिंक के अंदर हमने एट्रीब्यूट दिया, ठीक है, रेल, रेल में हमारा क्या आ गया, स्टाइल शीट, एंड टाइप क्या हो गया हमारा टेक्स्ट CSS, एंड हमारा फिर ये हो गया हाइपर रेफरेंस, इसमें आ गया हमारा styles.css। तो नॉर्मल सा ये हमारा टैग है, ठीक है, स्टार्टिंग का यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, ठीक है ना, एंड यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। बीच में हमने क्या किया, ये रिल जो हाँ ये रेल है, ये बेसिकली क्या है, रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन क्या है हमारा, स्टाइल शीट है ये। टाइप बता दिया इसने, टाइप क्या हमारा टेक्स्ट या फिर CSS, ठीक है, और हमारा ये क्या हो गया हाइपर रेफरेंस जो फाइल का नाम है styles.css। अब हमारा क्या आ गया HTML एलिमेंट्स। सो ये क्या है हमारा HTML एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज। तो बेसिकली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे बनकर ही हमारा एक वेब पेज तैयार हो रहा है। तो रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, मल्टीमीडिया। वैसे तो होता नहीं है कि हम लोग कोई वेबसाइट खोल रहे हैं एंड उसमें जस्ट इमेजेस हैं, है ना, तो उसमें सॉरी जस्ट टेक्स्ट है, इमेजेस होती है उसमें, उसमें लिंक्स होती है उसमें, और वीडियोस वगैरह भी हो सकती है, माइट भी ऑडियो भी हो सकता है, राइट। तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स, इनको समझते हैं। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ये क्या करते हैं, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं एंड टेक अप द फुल विथ अवेलेबल। सो जितनी भी विथ अवेलेबल होती है ये वो कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल में डिव आ गया, ठीक है, हमारा P टैग हो गया, और H1 H2 H6, ठीक है, देन हमारा UL ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, ये क्या होगा लिस्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। अभी हम सब पढ़ते चलेंगे। एंड इनलाइन हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, इन न्यू लाइन पे नहीं स्टार्ट होते हैं, ओनली टेक अप एज मच एज विट इज नेसेसरी। जितनी भी जगह जरूरी होती है सिर्फ उतनी ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। अभी मैं इसको ठीक से समझाती हूँ, देखो कैसे। जब हम ना ये यूजुअली मान लो मैंने एक ब्लॉक बनाया, एक डिव कंटेनर ऐसे ब्लॉक टाइप बनाया, तो एक सेकंड, जैसे मानो कि ये मेरा क्या है, वेब पेज है, पूरा पूरा पेज है, ठीक है। अब मैंने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाया, ठीक है, उसको मैंने विड्थ तो इतनी दी थी, लेकिन ये क्या करेगा, ये एक सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्पेस लेगा, जो भी आ रहा है ना स्पेस इसका। एक सेकंड समझाती हूँ कैसे। देखो जैसे मैंने अलग कलर चेंज किया, ये पूरा स्पेस ले रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर मैंने एक इनलाइन एलिमेंट बनाया है, जैसे कि ये डिव बता दिया इसका, है ना, और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, एक मिनट यार, स्पैन टैग टाइप कोई बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ इतनी ही जगह लेगा जितनी इसमें है ज़रूरत, ठीक है। यही सिर्फ जहाँ तक कि आ रहा है उससे ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा होगा। तो जैसे मान लो मैंने एक लिखा है P, ठीक है, P में कुछ लाइन्स लिखी, ठीक है, एंड देन मैंने एक और P बनाया, उसमें कुछ लाइन लिखी, ठीक है। ये दोनों ना अलग अलग लाइनें प्रिंट हो रही हैं, जैसे हमने पढ़ा है स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया ये भले ये लाइन यहाँ तक आ रही हो लेकिन ये पूरी विड्थ ले रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इनलाइन एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, दिस एस ऐसे B लगा दिया बोल्ड टैग, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यही हमारा जो है, मतलब यहाँ पे हमने अलग से टैग यूज किया ना, लेकिन ये क्या करेगा, इसको वो ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में नहीं लाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने बी टैग इधर ही लगाया है एंड न्यू लाइन में नहीं आएगा, और जितनी स्पेस चाहिए इसको उतनी ही स्पेस ले रहा होगा, ठीक है। हम इसको मोस्टली टैग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो नीचे, स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग वही बोल्ड के लिए, ठीक है, EM टैग हो गया एम्फेसाइज के लिए, इमेज ऐड करने के लिए BR टैग हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया HTML एट्रीब्यूट्स। सो HTML प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स एंड आर डिफाइंड विद इन एन ओपनिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट। अब क्या है एट्रीब्यूट्स, हम जैसे देखा बीच में कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स थे, तो क्या करते हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमें। तो जैसे कि देखो कॉमन एट्रीब्यूट होगा आईडी, कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक आईडी हमने डाल दी, मान लो मैंने एक P पैराग्राफ बनाया एंड उसमें मैंने एक आईडी डाल दी, ठीक है। आईडी में जैसे मैंने डाल दिया उसका एट्रीब्यूट बना के, आईडी में मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे को मुझे पता है कि पैराग्राफ मेरे बारे में था, या फिर मैं इसमें अबाउट मी डाल सकती हूँ। तो मुझे जब क्या होगा, मैं सीधा ना जब CSS सेलेक्टर यूज़ करेंगे तब मैं इसको, जैसे अब हम P ऐसे करके यूज़ कर रहे थे ना, अब बहुत सारे P हो सकते हैं, ये वाला P अलग कैसे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अबाउट मी हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। एंड देन हमारा इसकी भी जो कंटेंट लिखेंगे वो सिर्फ इसी में चेंज होगा, इसी पैराग्राफ में, वरना P लिखेंगे तो सारे पैराग्राफ चेंज होंगे। अगर मुझे स्पेसिफिक इसमें चेंज करना है तो आईडी क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारी नॉर्मल आईडी होती है, तो यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एन एलिमेंट। एंड हमारा क्लास क्या हो जाता है बेसिकली, क्लास क्या हो गया, जैसे कि मान लो सारे मतलब कोई मैंने ऐसे, जैसे मुझे
कई सारी चीज़ों का कलर एक जैसा रखना है, थीम एक जैसा रखना है, तो मैं इसमें क्लास डाल दूंगी, ठीक है। असाइन वन और मोर क्लासेस टू बी एन एलिमेंट यूज फॉर स्टाइलिंग विद CSS, वही CSS स्टाइल करने के लिए। सो SRC क्या होता है, स्पेसिफाइज द सोर्स URL, मतलब सोर्स कोड है, सोर्स URL फॉर द एलिमेंट, लाइक ये हो गया हमारा लिंक। एक सेकेंड, तो इसमें कैसे होगा देखो, जैसे हमने इमेज टैग बनाया, इमेज, ठीक है, अब उसके अंदर कैसे देखें हम लोग, SRC इक्वल्स टू उसकी लिंक, मान लो www.google.com, ठीक है, एंड उसको हमने ये क्लोज कर दिया, तो ऐसे हमारी इमेज जारी होगी, ठीक है। सो ये हो गया हाइपर लिंक रेफरेंस, हमने ऊपर देखा ऊपर, तो इसमें क्या है, स्पेसिफाइज द URL ऑफ द लिंक फॉर द एंकर टैग, तो एंकर टैग की तरह यूज़ करते हैं, और एंकर टैग में इसको हाइपर लिंक की तरह यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी स्टाइल वाले उसमें भी तो देखा था। तो ऑल्टरनेट क्या होगा, प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज फॉर एसेसिबिलिटी पर्पस, कि मान लो अगर इमेज लोड नहीं हो रही है, या फिर एसेसिबिलिटी मतलब जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मतलब स्क्रीन नहीं रीड कर पाता है गेस, तो उनके लिए होता है ये सब मेनली, ठीक है, ताकि उनको इमेज नहीं दिखेगी तो एटलीस्ट वो लोग को कर पाए, तो मतलब हम लोग क्या करें, डिजाइन फॉर ऑल करें बेसिकली, इसलिए। सो आ गया ग्लोबल एट्रीब्यूट, क्या हो गया हमारा, ग्लोबल एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विद इन एन HTML एलिमेंट, ठीक है, ये हम लोग इसको विद इन एन HTML यूज कर सकते हैं, लाइक हमारा आईडी हो गया, क्लास हो गया, स्टाइल एंड टाइटल, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो इवेंट एट्रीब्यूट, सब इवेंट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इवेंट हमारा क्या होता है, बेसिकली इवेंट एट्रीब्यूट डिफाइन जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर। अब इवेंट अकर होना क्या होता है, जैसे कि मैंने माउस को क्लिक किया, ठीक है, या फिर माउस ऐसे होवर किया, जैसे अब ऐसे मैंने अपने पॉइंटर लाया एंड इसको ऐसे होवर किया, ठीक है, तो जैसे हमारे आ गया, ऐसे होवर कर रही हूँ मैं इसको, तो उसका कलर चेंज हो गया, या इसको मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो उस पर क्या होगा, ठीक है, तो ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ठीक है, देन हमारा ऑन की डाउन, उसके बाद क्या हो गया कि अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स यूज HTML, ये तो मतलब ऐसे ही बता रखा। देन आ गया हमारा हेडिंग्स, हेडिंग्स में हमारा क्या है देखो, हेडिंग्स इन HTML आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ द वेब पेज बाय इंडिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्शन, जैसे मैंने एक सबसे बड़ी हेडिंग डाली, उसमें बता दिया, फिर देन उसके सब कंटेंट्स के लिए मैंने छोटी छोटी हेडिंग्स डाल दी, एंड विद दिस वे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना दिया। सो 6 लेवल की हेडिंग है, हमने देखा ही H1 से लेकर H6 तक। सो दीज हेडिंग्स नॉट ओनली ऑर्गेनाइज कंटेंट, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं ना, एक आंसर लिखने पूरा, एंड उसमें सब हेडिंग वगैरह डाली। सो क्या करते हैं, सर्च इंजन जो जैसे होता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुना होगा आपने, SEO वगैरह, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है ये, सो अंडरस्टैंड द हायरार्की एंड रेलेवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। सो यूसेज क्या हो गया हमारा, H1 बेसिकली मेन हेडिंग के लिए यूज होगा, टाइटल्स के लिए शुड बी यूज वंस पर पेज, एक जैसे मैंने एक बड़ा सा डाल दिया H1 में, ठीक है, अबाउट मी करके डाल दिया पूरा, ठीक है, ऐसे करके एक पेज पे स्टार्टिंग में अबाउट मी है, और उसमें मैंने डाल दिया कि नीचे डाल दिया उसमें स्किल्स, पहले ऊपर डाला स्किल्स, कोई हेडिंग डाली, देन टेक स्किल्स, उसके बाद में सॉफ्ट स्किल्स, ऐसे करके अलग अलग कॉलम्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब क्या आ गया H2 में देखो क्या है हमारा, सब हेडिंग दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द मेन हेडिंग, भाई एक इससे सब हेडिंग हो गई। फिर इसमें क्या होता है, सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ हेडिंग विद डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, एच सबसे छोटी है, ठीक है। एंड देन हमारा ये एग्जांपल दे रखा है, लेआउट्स क्या होते हैं, लेआउट्स इन HTML रेफर टू द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, कि क्या है, स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट बता रहे हैं एलिमेंट का विद इन अ वेब पेज, तो दे डिटरमाइन हाउ द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज, कैसे कंटेंट हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है और यूजर को प्रेजेंट हो रहा है। तो HTML बहुत सारी टेक्निक्स बनाते हैं ताकि हम लोग लेआउट बना सके, इंक्लूडिंग यूजिंग सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स एंड CSS फॉर स्टाइलिंग। सो हमारे काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक HTML हो गया, सॉरी HTML बोल रही हूँ, हेडर हो गया, नैव हो गया, ठीक है, मेन सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, ताकि हम इस वजह से इसको डिवाइड कर सकें। सो प्रोवाइड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर टू वेब पेजेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम सिर्फ पैराग्राफ लिख रहे हैं, या फिर हम सिर्फ ऐसे डिव टैग बनाए जा रहे हैं उसकी जगह, तो हमने स्पेसिफिक बना रखे टैग्स, जैसे सिमेंटिक टैग्स। सो दे डिस्क्राइब द पर्पस और रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेज, ये अलग अलग बता रहे हैं, हमें पता है ना, फुटर जैसे वेबसाइट के नीचे आ रहा होता है, अबाउट मी, अबाउट अस आता है, उसमें कॉन्टैक्ट हो गया, नंबर वगैरह हो गया, तो वो हेडर हो गया, ठीक है, वो सॉरी फुटर हो गया, हेडर में ऊपर कोई हेडर आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल सा। सो दे डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द वो रोल ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ पेजेस, तो क्या करते हैं, पर्पस और रोल बता रहे होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ पेजेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर डेवलपर्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, ताकि हम कंटेंट को समझ पाएं। तो हेडर कंटेंट डाल दिया हमने, इसमें लोगो, नेविगेशन वगैरह, ठीक है। फिर हमारा नैव बार आ गया, और नैव टैग आ गया, नैव टैग में क्या है हमारा, इसमें नेविगेशन लिंक्स वगैरह डाल दी, ठीक है। देन हमारा क्या आ गया, मेन कंटेंट में मेन जो पेज का कंटेंट है, एंड उसको हमने सेक्शन से बांट दिया, कि एक सेक्शन हो गया एंड उसके अंदर एक सेक्शन हो गया एंड मेन हमारा। अब फुटर में हमारा क्या है, फुटर कंटेंट की कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट दे दिया, एड्रेस दे दिया अपनी कंपनी का, ठीक है। CSS ग्रिड बॉक्स एंड फ्लेक्स बॉक्स, so CSS grid box and flex box are modern CSS layout techniques that allow for more complex responsive layout। तो CSS grid और flex box हमारा क्या है, मॉडर्न CSS layout है बेसिकली, जो कि हमें वो अलाउ करती है ताकि हम लोग और कॉम्प्लेक्स और रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को डिजाइन कर सकें। तो CSS grid provides a two-dimensionally 2D grid system अलाउ करता है कि हम लोग एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकें। अभी मैं इसे डिटेल में देख रहे होंगे। सो फ्लेक्स बॉक्स इज अ 1D ग्रिड हमारी 2D है, ठीक है, एंड फ्लेक्स बॉक्स हमारा 1D लेआउट मॉडल है दैट अलाइंस आइटम विद इन अ कंटेनर अलोंग अ सिंगल एक्सिस, या तो आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर अदर वर्टिकल होगा। तो देखो इसमें बता रखा है एग्जांपल, हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ग्रिड, हमने वो यूज़ करी तो ये ग्रिड की तरह रहेगा, एंड हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड ग्रिड कैप्स, इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब नेक्स्ट हमारा ये फ्लेक्स बॉक्स एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने फ्लेक्स यूज़ किया, ठीक है। देन हमारा आ जाता है, हाँ ये देखो
CSS फ्लेक्स बॉक्स बता रखा है। पहले हम लोग समझ लेते हैं CSS क्या होता है, ठीक है। आई होप तक क्लियर होगा ही, मतलब बेसिक्स की क्या उसको हम लोग स्टाइल करने में यूज़ करते हैं। डिटेल में हम लोग अपने CSS वाले सेक्शन देखें तो फ्रेम्स देखो पहले। फ्रेम्स क्या होता है, देखो फ्रेम्स इन HTML अलाउ फॉर द डिवीजन ऑफ वेब पेज, हम लोग इनटू मल्टीपल सेक्शंस ईच विद इट्स इंडिपेंडेंट HTML डॉक्यूमेंट। बेसिकली मतलब हमने HTML को अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, हर एक HTML का अपना एक इंडिपेंडेंट कोड हो एंड उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लोड हो पाए हमारे। सो दिस टेक्निक वाज कॉमनली यूज्ड इन पास्ट फॉर क्रिएटिंग लेआउट्स विद मल्टीपल स्क्रोलेबल एरियाज। पहले यूज हुआ करती थी लेकिन बट नाउ लार्जली डेप्रिसिएटेड इन द फेवर ऑफ मोर मॉडर्न लेआउट्स लाइक CSS ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स वगैरह आ गए, ठीक है। इनको हम लोग देखेंगे डिटेल में। यूसेज क्या है इसके, देखो फ्रेम एलिमेंट्स ऐसे करके यूज होता है टैग की तरह। एलिमेंट्स डिफाइन अ सिंगल फ्रेम विद इन अ फ्रेम सेट। ये जो टैग है हमारा क्या करता है, सिंगल फ्रेम को डिफाइन करता है किसमें, फ्रेम सेट में। अब फ्रेम सेट हमारा क्या होता है, ये पूरे फ्रेम का लेआउट बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी टैग की जगह यूज हो रहा होता है हमारा अलग अलग सेक्शन में। एंड देन आ जाता है हमारा आई फ्रेम। आई फ्रेम बेसिकली क्या है, आई फ्रेम का यूज हमारा एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को एम्बेड करने के लिए यूज होता है। सो इट इज यूज टू एम्बेड वन HTML डॉक्यूमेंट विद इन अनदर। जैसे मैं इन तीनों का एग्जाम्पल दूँ अगर, तो जैसे फ्रेम हमने लिखा फ्रेम, ठीक है, देन उसमें हमने डाल दिया SRC इज इक्वल्स टू menu.html, ऐसे करके डाल दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक सेक्शन बना लिया menu.html, ठीक है। फ्रेम सेट में हम लोग ने पूरा एक फ्रेम सेट लिखा, जैसे बॉडी टैग लिखते हैं एंड उसमें अलग अलग फ्रेम्स डाल दिए। देन हमारा आता आई फ्रेम। आई फ्रेम को हम कैसे कर रहे होते हैं, इसको अलग वेब पेज को इसमें एम्बेड करने के लिए हमने डाला यहाँ पे SRC इज इक्वल्स टू मान लो page.html एंड इसके अलग एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, इसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ऐसे सब, ठीक है। मतलब इस पेज को हमने एम्बेड कर लिया इसके थ्रू। देन आ गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में देखो फ्रेम में, अच्छा हाँ ये एक्सप्लेन कर रखा है SRC वगैरह। तो देखो अब क्या है हमारा फ्रेम में, SRC क्या करता है, वो URL बताता है हमारा कि जो कि दिखेगी फ्रेम के अंदर। असाइंस द नेम, ये नेम एक और एट्रीब्यूट है जो कि क्या करता है, नेम टू द फ्रेम ऑफ द टारगेट विद हाइपरलिंक और स्क्रिप्ट्स। कि जैसे हमें दिख रहा होगा, मान लो मेन्यू दिख रहा है, उसके अंदर हमने menu.html डाल रखा है, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग मेन्यू पे पहुंच जाएंगे। फ्रेम सेट हमारा क्या हो गया, रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाई करता है हाइट और विड्थ ऑफ ईच कॉलम ऑफ द फ्रेम सेट, ठीक है। ईच फ्रेम की हाइट विड्थ वगैरह को ये स्पेसिफाई कर रहा होता है। एंड हमारा आई फ्रेम हो गया SRC, इसमें क्या होता है वही स्पेसिफाई कर रहा होता है। विड्थ एंड हाइट में क्या होता है, स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ आई फ्रेम। तो ये एग्जांपल दे रखा है, देखो कॉलम का 75% ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। देन SRC और ये सब। अब इमेजेस देखो, इमेजेस हम लोग कैसे ऐड करते हैं, इमेज टैग से। तो ये क्या करते हैं, डिस्प्ले विजुअल कंटेंट विद इन अ वेब पेज सच एज फोटोग्राफ हो गई, इलस्ट्रेशंस हो गए, आइकन्स हो गए, लोगो हो गए, है ना। तो HTML प्रोवाइड द इमेज एलिमेंट फॉर एम्बेडिंग इमेजेस इनटू अ डॉक्यूमेंट। अब इससे क्या होता है, इमेज देखो, इमेज ऐसे हमने पूरे टैग का उसके अंदर एट्रीब्यूट डाला SRC, उसमें इमेज का एड्रेस ऑल्टरनेट की, मतलब अगर ये ना दिखे या फिर एसेसिबिलिटी के लिए यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। जैसे मान लो मैंने स्कूल की इमेज डाली, school.jpg, एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया दिस इज अ स्कूल, एंड विड्थ और हाइट दे दी ताकि वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये विद इन द HTML हमने ले दिया ना। देन हमारा क्या आ गया, ये देखो विड्थ एंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ द पिक्सल, सिंपल वही। और ये तो बताई दे कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट व्हिच इज डिस्प्लेड इफ द इमेजेस कैन नॉट बी लोडेड और बाय द स्क्रीन रीडर फॉर एक्सेसिबिलिटी। अब आगे हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। हाइपर टेक्स्ट लिंक आर कॉमनली रेफर्ड एज हाइपर लिंक्स और सिंपली लिंक्स। तो या तो उसको बोल सकते हैं लिंक्स या बोल सकते हैं ऐसे हाइपर लिंक्स। तो ये क्या करते हैं हम लोग, आर यूज टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस, ताकि हम लोग एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जा पाए विद इन द सेम पेज, या फिर हम लोग किसी और सेक्शंस में उसी सेम पेज में, ठीक है। तो HTML प्रोवाइड्स एंकर एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। तो क्या करता है HTML, एंकर एलिमेंट यूज कर रहा होता है हमारा। यूसेज इसकी क्या है, सो एक एलिमेंट, एक एलिमेंट है रैप्स अराउंड द कंटेंट टू बी लिंक, जैसे हमें कंटेंट को लिंक करना है इससे हम उसको रैप कर देते हैं। टिपिकली टेक्स्ट और इमेज, या तो हम टेक्स्ट लिंक करेंगे या फिर इमेज ही यूजुअली, ठीक है। तो HRF क्या करता है हमारा, उस जो हमारी ये एट्रीब्यूट क्या करता है, जो URL है उसकी, उसको स्पेसिफाई करता है कि इसमें हम लोग लिखते हैं। ऑप्शनली हम लोग टारगेट लिख सकते हैं, कैन बी यूज टू वेयर द कंटेंट शुड बी ओपन। देखो मैं इसको बताती हूँ कैसे होता है। जैसे कि हमने दिया ए टैग बनाया, इसमें HRF एट्रीब्यूट एंड इसमें example.com डाल दिया, wikipedia.com डाल दिया, एंड हमने लिखा विजिट एग्जाम्पल। अभी कैसे होगा, विजिट एग्जाम्पल ऐसे आ जाएगा हमारा स्क्रीन पर, यूजर को दिखेगा एंड लाइन आ रही होगी एंड ब्लू कलर का, या फिर जो भी हमने CSS से कलर सेट कर रखा है, या अगर हम लाइन हटा भी सकते हैं, मतलब उसको उस पर वो होते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये ना जो साइट है, लाइक हमारा ऐसे पॉइंटर होता है ना नॉर्मल, ये ऐसे पॉइंटर आ रहा है, इसकी जगह क्या होता है हैंड वाला वो आ जाता है, यानी कि क्लिकेबल है ये, तो वही चीज़ हाइपर लिंक हो गई, ठीक है। अब इसमें ना एक टारगेट भी होता है, अगर हम टारगेट ब्लैंक डाल देते हैं तो मतलब वो हमारा उसी पेज में खुल रहा होता है, या फिर नेक्स्ट टैब डाल देते तो न्यू उसमें खुल रहा होता है, ठीक है। तो ये आगे की लिस्ट आ गया हमारा। तो HTML लिस्ट क्या होती है, बेसिकली मान लो मुझे एक लिस्ट टाइप प्रिंट करानी है, कि मान लो मैंने कॉलेज की वेबसाइट नहीं है, मैंने उसमें डाला एक हेडलाइन, हेडिंग मतलब कोर्स ऑफर, मतलब जो जो कोर्स ऑफर होते हैं हमारे, उसमें मुझे डालनी है BTech, BBA, BCom ऐसे करके, ठीक है।
अब ये लिस्ट टाइप, जैसे हम लोग नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट एचटीएमएल आर यूज्ड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मैनर। एचटीएमएल प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ लिस्ट, हमारी 3 टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, मतलब इसमें क्या होगा कि ऑर्डर लिस्ट आर यूज्ड टू प्रेजेंट आइटम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, टिपिकली विद नंबर या लेटर। या तो हम 1 2 3 से स्टार्ट कर रहे होंगे, या फिर हम ए बी सी ऐसे करके लिस्ट आउट कर रहे होंगे एलिमेंट्स को। सो ईच एलिमेंट इज एनक्लोज्ड विद एल आई, ठीक है। ये क्या होता है, लिस्ट एलिमेंट को वो कर रहा होता है हमारी ये टैग। देखो अब एक एग्जांपल कि ओ एल मतलब ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि ऑर्डर लिस्ट है, एंड एल आई मतलब कि लिस्ट के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमारे क्या है, दिस द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, ये टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबरिंग और बुलेट स्टाइल वी वांट, ठीक है। रोमन न्यूमेरिकल्स यूज कर सकते हैं हम लोग, नंबर्स, लेटर्स, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट हमारा क्या है, जैसे भी मैंने बनाई ना डॉट डॉट करके, वो कहती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी। सो अनऑर्डर लिस्ट आर यूज टू प्रेजेंट इन बुलेटेड और अनऑर्डर फैशन, ठीक है। सो ईच आइटम इन द ये हम लोग वही हर एक आइटम को एल आई टैग के साथ शुरू करके खत्म करते हैं। ये लिस्ट ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है, ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा क्या आ गया कि अनऑर्डर लिस्ट एंड इसके लिस्ट का एलिमेंट 1 2 3 एंड ये हमारा, ठीक है। देन डेफिनेशन लिस्ट हमारी क्या होती है कि दीज लिस्ट आर यूज टू डिस्प्ले टर्म्स एंड देयर कंडीशंस। ये किस लिए यूज होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करने के लिए। सो ईच टर्म, जैसे देखो डिस्प्ले डी टी बनाया हमने, रुको एक सेकंड, ईच टर्म इज एनक्लोज्ड विद इन डी टी, यानी कि डेफिनेशन टर्म, ठीक है। मतलब ये टर्म क्या है, ये है, एंड ये क्या है, डेफिनेशन। डी टी मतलब डेफिनेशन टर्म, एंड डी डी मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे करके हमारा ये होता है कि एक टर्म लिखी, देन उसके बारे में बताया, देन टर्म 2 उसके बारे में बताया, ऐसे करके नॉर्मली, ठीक है। टेबल्स हो गए हमारे एचटीएमएल में। अब ना ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट एचटीएमएल टेबल, या एक टेबल बना के दिखाओ, कुछ बोल देंगे कि स्टूडेंट टेबल बना के दिखाओ, ठीक है। या ऐसे बोल देंगे फॉर्म बना के दिखाओ, हाइपरलिंक बना के दिखाओ, नॉर्मल से ऐसे। अगर क्लियर है तो बहुत ईजी रहेगा, बस सिंटेक्स का ध्यान रखना। टेबल्स इन, टेबल्स बेसिकली क्या है, टेबल्स इन एचटीएमएल आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेबुलर डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। मतलब एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे हमारे। तो टेबल एलिमेंट से हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफाइन करते हैं अपने टेबल को, ठीक है। देखो टेबल से टेबल को डिफाइन करते हैं, इसमें होता है टी आर। टी आर से हम क्या करते हैं, उसमें रो डिफाइन करते हैं टेबल में। टी एच क्या होता है हमारा, टेबल का हेडर, ठीक है। सो डिफाइंस अ हेडर सेल विद इन अ रो, टिपिकली यूज फॉर कॉलम हेडिंग के ऊपर। जैसे कॉलम हेडिंग्स होते हैं ना हमारी, यहाँ हो गई हेडिंग, ये हो गई हेडिंग, मान लो यहाँ नेम की हेडिंग है, यहाँ एज की हेडिंग है, ठीक है, ऐसे करके। एंड टी डी हमारा क्या हो गया, वो जो टेबल में डेटा भरा, मान लो यहाँ पे नेम में जिया भरा मैंने, एज में 20 भरा, ऐसे करके, ठीक है। तो डिफाइंस अ डेटा सेल विद इन अ रो, मतलब इसमें एक्चुअल हमारा डेटा होता है। इसका एग्जांपल आ गया, तो वही हेडर में जैसे बताया मैंने, नेम डाल दिया, यहाँ पे एज डाल दिया, यहाँ पे नेम, यहाँ पे जैसे नेम, यहाँ पे नेम हो गया हमारा, यहाँ पे एज हो गया, या फिर रोल नंबर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला जिया, यहाँ पे डाला 22 ऐसे करके, ठीक है। अलग अलग हमारा ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे दूसरी एंट्री हो गई, किसी एक्स वाई जेड नाम है उसका, ठीक है, उसकी एज हो गई 21 ऐसे करके, ठीक है। सो टेबल एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, देखो बॉर्डर स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑन द टेबल सेल्स। जो हमारे टेबल की व्यू होगी ना, बॉर्डर्स बेसिकली उसको स्पेसिफाई कर रहा होगा। जैसे ये टेबल मान लो, ठीक है, तो इसकी बॉर्डर वगैरह बीच में, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने 1 दे रखी है। एंड देन हमारा हो जाता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बेसिकली क्या है, स्पेसिफाइज द स्पेस विद इन द सेल कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, यहाँ पे मैंने लिखा जिया, तो इस कंटेंट और इसके बीच में कितना स्पेस, देखो स्पेस कैसे येलो वाला सिखाती हूँ, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैडिंग, ठीक है। देन हमारा क्या आ गया, सेल मार्जिन, मतलब कितना स्पेस रहेगा वो स्पेसिफाई करेंगे। तो सेल स्पेसिंग, ई स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल्स, कि दो सेल के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम और सेल शुड स्पैन। तो कॉल स्पैन क्या करता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड ये रो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ हमारे रोज। एक्चुअली में क्या करता है, हमारे हमने नंबर स्पेसिफाई कर दिए कॉलम के और रोज के, ये क्या करता है मर्ज कर देता है। तो आगे देखते हैं फॉर्म्स, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फॉर्म्स इन एचटीएमएल आर यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट और डेटा। जैसे हम नॉर्मल गूगल फॉर्म वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वैसे एचटीएमएल के भी फॉर्म्स होते हैं हमारे स्पेसिफिकली। तो इससे हम क्या करते हैं, यूजर का डेटा और इनपुट लेते हैं उससे। सो दे अलाउ यूजर टू एंटर टेक्स्ट, मेक सेलेक्शंस एंड सबमिट डेटा टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो अलाउ करते हैं कि हम लोग यूज़र जो है वो टेक्स्ट डाल सके, ठीक है, और मेक सेलेक्शंस अपनी चॉइसेस वगैरह फिल कर सके, एंड डेटा जो है सर्वर को भेज सके ताकि प्रोसेस कर सके। सो एचटीएमएल प्रोवाइड वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन्स वगैरह, ठीक है। सो देखो बेसिक फॉर्म, तो ये हम लोग फॉर्म टैग यूज करते हैं, इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म एंड एनक्लोजेस ऑल फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। ईच फॉर्म एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इनपुट फील्ड विच इज डिफाइंड यूजिंग द इनपुट एलिमेंट। हर एक फील्ड को हम लोग इनपुट एलिमेंट से फिल कर रहे होंगे। सो टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट, मतलब इनपुट के अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट होता है हमारा, जो कि क्या स्पेसिफाई कर रहा होता है कि इनपुट फील्ड क्या है, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, या चेक बॉक्स है। जैसे टेक्स्ट होगा तो नॉर्मल भर देंगे, पासवर्ड होगा तो वो हिडन कर देगा उसको, चेक बॉक्स है तो उसको आगे से बना देगा, ठीक है। सो अदर एट्रीब्यूट आर नेम, प्लेस होल्डर, वैल्यू, रिक्वायर्ड। तो और बाकी एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, इसमें हमारे नेम हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, ठीक है,
वैल्यू रिक्वायर्ड, अभी हम देखेंगे कि ये सब क्या होता है। तो देखो फॉर्म हमने बनाया, ठीक है, इसका एक्शन क्या है कि फॉर्म को सबमिट करना है, मेथड क्या है पोस्ट करना है, ठीक है। ये गेट पोस्ट क्या होता है, बेसिकली गेट हम डेटा गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, मेथड मतलब पोस्ट करना है हमें। लेबल, ठीक है, हमने एक लेबल बना दिया। लेबल क्या है, लेबल फॉर यूज़र नेम, ठीक है। जैसे हमने मान लो कैसे बनाया यूज़र नेम एंड इसमें एक इनपुट फील्ड यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा यूज़र नेम एंड इसमें यूज़र नेम ऐसे करके आ गया स्लैश है ना, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, हमने यहाँ पे डाल दिया। किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, यूज़र नेम के लिए। देन हमने डाला इनपुट, इससे हमारा एक क्रिएट हो गया, ठीक है। देन हमारा आ गया इनपुट। इनपुट क्या है, देखो ये तो हमारा था, ये हमारा यूज़र नेम ये हो गया, हमने क्या किया एक लेबल बना दिया, ठीक है। एंड हमारी ये क्या होगा इनपुट, यहाँ पर अब ये इनपुट फील्ड के लिए। तो देखो जो हमारा ये है ना, एक सेकंड, जो हमारा है यूज़र नेम, अब इसमें बेसिकली हमने क्या दिया फॉर। फॉर किसके लिए हमारा, ताकि जो इसका फॉर है एंड इसकी आईडी ये दोनों आपस में मैच हो, है ना। तो इसके लिए हमने इसको दिया है, ठीक है। देन हमारा ये इसका टाइप तो समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट डालना है, आईडी इसकी यूज़र नेम है, इसकी लेबल की फॉर और इसकी आईडी मैच होनी चाहिए। नेम इसका है यूज़र नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया। प्लेस होल्डर तो जो लाइट लाइट नहीं दिख रहा होता वही चीज़, रिक्वायर्ड, देन ब्रेक मतलब नेक्स्ट लाइन में, फिर पासवर्ड डाला, पासवर्ड, ठीक है, ऐसे करके आ गया यूज़र नेम एंड नीचे पासवर्ड सिंपल एंड इसके लिए एक फील्ड आ गई हमारी। अब क्या इनपुट टाइप पासवर्ड है, इसको ना हिडन कर देगा ऐसे डॉट 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 डॉट, जैसे साइड में आ जाता है ना लिखते हैं जब हम। तो आईडी क्या हो गई इसकी, पासवर्ड हो गई, फॉर से मैच करिए राइट, नेम पासवर्ड एंड रिक्वायर्ड, इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया कि यहाँ पे रेड स्टार आ जाएगा दोनों में। देन हमारा क्या हो गया ब्रेक नेक्स्ट लाइन, फिर चेक बॉक्स डाल दिया एक के लिए कैसे करके सब्सक्राइब, ठीक है ना, वैल्यू उसकी सब्सक्राइब है। सो और फिर क्या हो गया लेबल फॉर सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर ऐसे करके आ गया, ये लेबल है हमारा एंड उससे होगा क्या सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर। देन हमारा हो गया फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। एक्शन क्या करता है, बताता है कि फॉर्म कहाँ सबमिट होगा जाके। मेथड क्या करता है, बताता है किस मेथड से, गेट या पोस्ट। नेम क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म का हमारा नाम क्या है, ताकि हम लोग उसके जब स्क्रिप्ट में मतलब कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में उसको यूज़ करेंगे तब हम उसे रेफर कर पाएँ। टारगेट क्या करता है, स्पेसिफाई वेदर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, जैसे कि जो भी रिस्पॉन्सेज है वो कैसे, जैसे हमने उसमें नहीं देखा था एंकर टैग में कि नेक्स्ट में खुले सेल्फ ब्लैंक, मतलब उस सेल्फ खुले ब्लैंक खुले ऐसे करके बेसिकली। अब हमारा आता है डायनेमिक एचटीएमएल। डायनेमिक एचटीएमएल का हमारा मतलब क्या होता है, देखो ये होता है एचटीएमएल सीएसएस और जेएस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू क्रिएट इंटरैक्टिव और डायनेमिक वेब पेज बना हुआ है। तो बेसिकली होता है क्या, हमने एचटीएमएल से एक स्ट्रक्चर बना लिया, सीएसएस उसमें कलर वलर भर दिया, उसको थोड़ा दिखने में अच्छा बना लिया, लेकिन अब वो स्टैटिक है, कुछ काम नहीं कर पाएगा वो। जेएस ने क्या किया, उसको एनेबल किया कि वो कुछ काम कर पाए, टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक वेब कंटेंट। फिर अलाउ वेब पेजेस टू रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शंस, ठीक है, यूजर कुछ कर रहा था हम उसे कर पाएँ, ठीक है। तो अपडेट कंटेंट डायनेमिकली कंटेंट को अपडेट करते रहे और एनहांस करें यूजर के एक्सपीरियंस को। यूसेज किस लिए होता है, जावास्क्रिप्ट क्या हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है जिससे हम लोग डायनेमिक एचटीएमएल कंटेंट बनाते हैं। देन आ जाता है इवेंट हैंडलर्स, ठीक है। इवेंट हैंडलर्स एंड डॉम मैनिपुलेशन आर कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव। तो इवेंट हैंडलर की जैसे मैंने इवेंट्स बताए थे एग्जांपल में, माउस क्लिक, माउस ओवर वगैरह, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे। एंड डॉम मैनिपुलेशन, डॉम क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, जैसे हमने एचटीएमएल बॉडी देखी थी वैसे ही उसके अंदर हेड ऐसे पार्ट था ना, कैसे पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम आगे देख रहे होंगे। तो सीएसएस कैन यूज टू स्टाइल एनिमेट एलिमेंट्स डायनेमिकली एनहांसिंग द विजुअल अपील ऑफ द कंटेंट, की दिखने में अच्छा लगे बस। सो इवेंट हैंडलिंग, डॉम मैनिपुलेशन, ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आ गया है। इवेंट हैंडलर्स सच एज ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर एक्सेट्रा यूज टू ट्रिगर जावास्क्रिप्ट कोड इन रिस्पॉन्स टू द यूजर एक्शन, कि यूजर ने उस पर क्लिक किया, ठीक है, तो उसको कैसे होना चाहिए वो जो भी है, तो उसके एक्शन के बेस पे। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन बी अटैच्ड टू HTML एलिमेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं उनको हम HTML के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि वो इवेंट को हैंडल कर सके और परफॉर्म कर सके बेस्ड ऑन यूजर इंटरैक्शन। तो ये भी इनलाइन टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं HTML में, या फिर हम लोग इसे स्क्रिप्ट फाइल बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो डॉम मैनिपुलेशन क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, पूरा एकदम उसका स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। So JavaScript can manipulate the DOM dynamically by adding or removing or modifying elements and their attribute to update the content of web page dynamically. ये क्या कह रहा है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट से हम लोग ना डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं इस पूरी मॉडल को, कि हम कोई पेज कोई एलिमेंट हटा रहे हैं, कोई ऐड कर रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट को अपडेट कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। सो एग्जांपल क्या हो गया इसका, जैसे हमने बना दिया इवेंट हैंडलिंग का बटन बनाया, ठीक है, फिर ऑन क्लिक पे अगर उसे क्लिक करता है कोई भी, एक बटन टाइप हमने बना लिया HTML में, ठीक है, उसमें डाल दिया क्लिक मी नाम डाल दिया एंड उसमें जब मैं जाऊँगी क्लिक होगा तो क्या आ जाएगा, अलर्ट दे देगा, अलर्ट ऊपर ऐसे आ जाता है हमारा, ठीक है, अलर्ट उसमें आ जाएगा बटन क्लिक हुआ है,
ठीक है। अब हमारा क्या हो गया डॉम मैनिपुलेशन। तो ये क्या हो गया, हमने जीएस का कोड लिखा है, उसमें ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेयर लेट कॉन्स्ट करके। तो पैराग्राफ इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। हमने ऐसे करके बना लिया क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे HTML देख रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट से ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, उसका कंटेंट सेट कर दिया कि पैराग्राफ के टेक्स्ट कंटेंट में इसको भर दो, भर दिया। अपेंड द पैराग्राफ टू डॉक्यूमेंट बॉडी, हमने उसको डॉक्यूमेंट बॉडी से अटैच कर दिया एंड ये अपडेट हो गया हमारा। तो हमें स्क्रीन पर ये लाइन दिख रही होगी ईजिली, ठीक है। देन हमारा आ जाता है आगे CSS। अब देखो CSS की जरूरत क्यों पड़ी। CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो एक एसेंशियल कंपोनेंट है वेब डेवलपमेंट का, जो कि बहुत सारे पर्पस से सर्व करता है, जैसे अपीयरेंस को एनहांस करना, लेआउट देता है, फंक्शनैलिटी जो है वेब पेजेस की उसको बढ़ा देता है। सो ये बता रखे हैं, बिलो आर सम की रीजंस हाईलाइटिंग द नीड फॉर CSS मॉडर्न डेवलपमेंट। क्यों इसकी है, तो देखो सेपरेशन फॉर कंसर्न्स, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। तो CSS अलाउज द सेपरेशन ऑफ कंटेंट, बेसिकली HTML फ्रॉम फॉर्म प्रेजेंटेशन स्टाइलिंग। सो बेसिकली क्या करते हैं, कंटेंट को सेपरेट कर देता है। सो दिस सेपरेशन एनहांसेस द मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ वेब प्रोजेक्ट्स बाय मेकिंग इट ईजियर टू अपडेट, मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट विदाउट ऑल्टरिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या होता है, CSS के थ्रू हम लोग उसके पूरे स्टाइल को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। उसकी जो अपीयरेंस है बेसिकली उसको अच्छा बना सकते हैं और पूरे कंटेंट को अलग अलग दिखा सकते हैं, है ना। एक बटन है वो अलग से ही दिख रहा है, जैसे मान लो ऐसे एक बटन है वो अलग से रेड कलर का दिख रहा है साइड में, पूरा मतलब समझ गए। सो कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग, कि CSS जो है वो इंश्योर करता है कि हम लोग एक पूरा कंसिस्टेंस, अगर हम कोई वेबसाइट देखें तो एक होता है ना उसका पूरा UI में कि मतलब एक सेम थीम के कलर यूज़ कर रखे हैं वैसे करके, तो कंसिस्टेंट स्टाइलिंग यूज़ कर सके, एक फॉन्ट यूज़ करके बेसिकली मल्टीपल वेब पेजेस यूजिंग अ कोहेसिव लुक सो फील थ्रू आउट द वेबसाइट। तो ये क्या करता है, एक ये अलाउ करता है डेवलपर्स को टू अप्लाई ब्रांडिंग एलिमेंट, जैसे कलर, फॉन्ट, लोगोज लगा दिए अपने कंसिस्टेंटली हर जगह भाई, री इन्फोर्सिंग ब्रांड आइडेंटिटी। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कि विद प्रोलिफरेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेज एंड स्क्रीन साइजेस, आजकल बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे स्क्रीन साइज अलग अलग आ गए हैं ना, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन हैज़ बिकम क्रूशल फॉर इंश्योरिंग ऑप्टिमल यूजर एक्सपीरियंस। कि मान लो मैं अपनी इसमें साइट खोल रही हूँ और मेरे को ये क्लिक मी बटन इधर दिख रहा है, ये टेक्स्ट इधर दिख रहा है, मतलब बहुत ही गंदा वो आ रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं ना। मैं चाहूँगी मैं फ़ोन पे खोलूँ या फिर उस पर खोलूँ, मुझे एकदम सेम स्मूथ एक्सपीरियंस दिखे, राइट। तो वही चीज़। सो द डिज़ाइन हैज़ बिकम, वही बता दिया। तो CSS प्रोवाइड्स टूल, जैसे मीडिया क्वेरीज हो गया, ठीक है, फ्लेक्सिबल लेआउट्स हो गए, मीडिया क्वेरीज, ये सब से हम क्या करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन को अडाप्ट कर लेते हैं। accessibility, CSS plays a vital role in enhancing the accessibility of the web content by allowing developer to improve readability, ताकि उनकी readability जो improve हो, provide adequate color contrast एंड एक अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट मिले, ऑप्टिमाइज हो लेआउट, मतलब जो लेआउट है वो ऑप्टिमाइज रहे, ताकि स्क्रीन रीडर और जो वो है मतलब विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह लोग उसको ठीक से एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशंस आर असेंशियल फॉर रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस, ताकि हम एक अच्छी ऑडियंस तक भी पहुंच पाएँ, तो और सबको इंक्लूड कर पाए, एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी। यूजर एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है, तो हमने देख ही लिया यूजर फ्रेंडली, हमने पूरा स्टाइलिंग वगैरह डाल दी एंड वो सब। देन आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ हमने ये देख लिया, ठीक है। देन आ गया एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस की उसकी, देखो बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिडेंडेंट कोड एंड ऑप्टिमाइजिंग स्टाइल, की जो बार बार कोड है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, है ना, सेम एलिमेंट डाल के। तो CSS कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव वेबसाइट परफॉर्मेंस, पूरी उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, एंड फास्टर पेज लोड टाइम, और जो पेज का लोड टाइम है उसको फास्ट कर देता है। तो CSS फ्रेमवर्क एंड प्री प्रोसेसर फर्दर एनहांस डेवलपमेंट एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कुछ जैसे कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं जो हम दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं, एंड स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लोज, एंड पूरे वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो CSS क्या है हमने ये देख लिया। एक स्टाइल शीट है हमारी, एक सेकेंड क्या हो रहा है, स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट की लैंग्वेज जो कि हमें हेल्प करती है एक प्रेजेंटेशन और लेआउट देने में HTML डॉक्यूमेंट का। तो वही चीज़ की हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं पूरे अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। देन टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट वगैरह, स्पेसिंग, पोजीशन, ये सब हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। सिंटेक्स क्या होगा, इसका मतलब होता है CSS का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे दिखेगी वो सब। सो ईच कंपोज ऑफ अ सेलेक्टर, सेलेक्टर कैसे होता है, देखो P, जैसे हमने ये था ना, ये हमारा सेलेक्टर हो गया, ठीक है, फॉर डिक्लेरेशंस। तो सेलेक्टर स्पेसिफाइज विच एलिमेंट द रूल अप्लाई टू, कि मतलब किसके पे अप्लाई करें, मैं पैराग्राफ पे करूँ जैसे P टैग पे, तो हम लोग इसमें कैसे वैल्यू करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे कलर, एंड उसमें मैंने डाल दिया रेड कलर का ऐसे करके, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में दे रखा है प्रॉपर्टी कलर ऐसे करके, तो कलर रेड ऐसे आ गया। सेलेक्टर्स में क्या आ गया हमारा, सेलेक्टर टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट्स, वही बता दें, जैसे कि हम ना इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, P पर ए कर दिया, ठीक है, ये वाला कि ऐसे नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया एलिमेंट के थ्रू। देन हम क्या कर सकते हैं, डॉट मेथड लगा के ना, जैसे क्लास में मैंने मान लो क्लास बना दी एक, यहाँ पे जैसे मैंने बना दी क्लास डॉट हाईलाइट,
ठीक है, मतलब जो जो एलिमेंट में हाईलाइट करना चाहती थी मैंने उसको ऐसे डाल दिया क्लास इज इक्वल टू हाईलाइट करके। ठीक है, तो उससे क्या हो गया मेरा, जब HTML का हमने वो बनाया था ना एलिमेंट, तो उसमें डाल दिया था डॉट क्लास, या फिर मैंने ID बनाई मान लो। ठीक है, जैसे कि ID होगी मेरी अबाउट मी ऐसे करके। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू का तो बता दिया, जैसे कलर रेड, फॉन्ट साइज 16 और ये सब। कमेंट मतलब ऐसे डालते हैं इसमें। ठीक है, वही कमेंट इग्नोर हो जाते हैं। एंड ऑल्सो अब बेसिक सिंटेक्स बता रखा है, तो देखो CSS आर मेड ऑफ 2 पार्ट, एक तो सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशंस। तो सेलेक्टर इंडिकेट करते हैं कि किस एलिमेंट में हमें ये स्टाइल लगाना है, और डिक्लेरेशन क्या बताते हैं, ऑफ वन और मोर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर separated by columns। ठीक है, where the property specifies what aspect of the element presentation to modify, कि हमें क्या मॉडिफाई करना है और क्या कैसे करना है। ठीक है, और वैल्यू बताते हैं कि कैसे हमें उसको मॉडिफाई करना है वही चीज़। सो ईच डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। देखो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलन यूज़ करते हैं। एंड द एंटायर रूल इज एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसमें कर्ली ब्रेसेस की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। देन हमारा सेलेक्टर्स आ गए, ये बताई दिया मैंने, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, ये सब हमने देख लिया है ना। ID सेलेक्टर, और देखो एट्रीब्यूट से भी हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी नेस्टेड एलिमेंट है तो हम उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम देखें UL है, उसके अंदर लिस्ट एलिमेंट आता है ना, तो ये चीज़, तो ये नेस्टेड एलिमेंट का हो गया। एंड ये एट्रीब्यूट को तो हमने देख ही लिया कि एट्रीब्यूट में हम एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारा कमेंट्स वही इग्नोर हो जाते हैं। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग देखो क्या है, मल्टीपल CSS सेलेक्टर्स कैन बी ग्रुप। जैसे मान लो मुझे 3 पे ही कलर लगाना है, मैंने ये सब कर दिया, कलर और फॉन्ट फैमिली एक कर दो। ठीक है, इंपोर्टिंग स्टाइल शीट, अब स्टाइल शीट अगर मुझे इंपोर्ट करनी है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, CSS files can be imported to into other CSS file using this import keyword and rule basically। ठीक है, मीडिया क्वेरीज क्या है ये देखो, मीडिया क्वेरीज अलाउ फॉर द कंडीशनल एप्लीकेशन ऑफ स्टाइल बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस और व्यू पोर्ट, सच एज स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन और ओरिएंटेशन। तो हमें पता है कि डिवाइसेज और स्क्रीन जो है हमारे वो डिफरेंट साइज के होते हैं, तो ये मीडिया क्वेरी क्या करता है उनके हिसाब से, कि अगर मान लो स्क्रीन थी बढ़िया तो उसके हिसाब से कैसे उसे फ्रेम करना है, स्क्रीन थोड़ी पतली है तो उसके हिसाब से कैसे, तो क्या करते हैं कंडीशनल एप्लीकेशन करता है उसकी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो हमने ऐसे कर दिया, मीडिया स्क्रीन और उसकी मैक्स विड्थ इतनी है, देन हमने अपने प्रॉपर स्टाइल वगैरह बता दी, बॉडी टैग में फॉन्ट डाल दिया, ऐसा सब। ठीक है, तो इसको सिंटेक्स हमारा कैसे रहता है, @मीडिया एंड देन आगे कंडीशन कि स्क्रीन एंड ऐसे मैक्स वेट करके डाल दिया। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेजेस, कलर और प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो CSS जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम बैकग्राउंड इमेजेस को, कलर को, बैकग्राउंड को, इमेजेस को, कलर को और अदर विजुअल एस्पेक्ट को चेंज कर सकें। तो देखो बैकग्राउंड इमेज हमारा क्या है, स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज यूज टू बी बैकग्राउंड। अच्छा, ये बैकग्राउंड इमेज के लिए कि हम लोग क्या बैकग्राउंड लगाएंगे, मुझे लगा 2 वो बोले लिखा है, बट देखो बैकग्राउंड रिपीट कि हम चाहते हैं ये स्पेसिफिक, मतलब कैसे बैकग्राउंड जो है वो हमारा रिपीट हो रहा हो, कि एक्स एक्सिस पे रिपीट हो रहा हो, वाई पे या रिपीट हो, या कोई रिपीट ही ना हो, कि सिंगल बैकग्राउंड हमारा दिख रहा हो। देन बैकग्राउंड पोजिशन, ये सारे बैकग्राउंड इमेजेस के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ पर वो दिख रहा होगा विद इन द कंटेनर, कि टॉप लेफ्ट में, सेंटर में, या फिर ऐसे। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज क्या हो गया हमारा, स्पेसिफाई द साइज ऑफ बैकग्राउंड इमेज की कैसा साइज रहेगा उसका, ऑटो, कवर, कंटेन। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक हो गया, कवर का मतलब पूरी स्क्रीन कवर करेगा, है ना, एंड कंटेन का मतलब कि इमेज कंप्लीट शो होगी जो भी हमारी पूरी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, जैसे कि बैकग्राउंड में डाल दिया यूआरएल एंड उसमें यहाँ पे URL हमने स्पेसिफाई कर दी कि बैकग्राउंड और JPG अगर हमारे लोकल में ही पड़ी हुई है। ठीक है, सो बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, अब इसमें क्या है, मत रिपीट करो उसको सिंगल बारी, एक बारी। बैकग्राउंड की पोजीशन क्या रहेगी, उसको सेंटर टू सेंटर में डालो। ठीक है, एंड उसका साइज़ क्या रहेगा, कवर की, मतलब वो पूरी कवर हो जाए। देन हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर्स। अब कलर्स के लिए हम लोग देखो कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कलर, जैसे कि यहाँ पे इसका, इस डॉक्यूमेंट का वाइट कलर, वैसे हम लोग ऐसे स्क्रीन का बना सकते हैं अपना कलर की, वाइट, ब्लैक वगैरह अलग अलग देखिए। ठीक है, फूटर हो गया हमारा क्या, फूटर एंड मतलब ये सेलेक्टर, मतलब हमने एक क्लास सेलेक्टर यूज़ करके यहाँ पे डॉट लगा के एंड उसका कलर बता रखा है। अब इसको हम लोग ऐसे हैश करके, या तो उसको हम लोग हेक्साडेसिमल वो यूज़ कर सकते हैं कोड हमारा, या फिर हम लोग RGB का कलर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम, इसकी रेंज होती है 0 से 255 होती है। RGB का बेसिकली मतलब क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे करके। ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, सो कितना वो दिखे ट्रांसपेरेंट, या वो एलिमेंट जो भी हम लोग ऐड करें, जैसे कि ओपेसिटी क्या है, स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, 0 से 1 तक होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, एंड RGB ये क्या करता है, अलाउज फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर विद इन अल्फा चैनल, कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को दिखता ही है। जैसे कि हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है यहाँ पे, ठीक है, RGB है ये 000.05। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली हमारा सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लैक ओवरले। बॉक्स शेडो क्या हो गया, नॉर्मली शेडो इफेक्ट डालता है। ठीक है, हमने कुछ भी एलिमेंट, कुछ भी इमेज वगैरह डाली है तो उसके आगे ये शेडो इफेक्ट डाल देगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऐसे सेलेक्ट किया डॉट बॉक्स एंड बॉक्स शेडो 3 ऐसे करके हमने इसको ये डायमेंशन दे दिया एंड कलर दे दिया, किस कलर की शेडो दिखेगी। सो शेडो विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफसेट्स, ब्लर रेडियस एंड कलर। ठीक है, तो हमारा बॉर्डर रेडियस आ गया
बेसिकली क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस रेडियस स्पेसिफाइज द, जैसे कि मान लो एक नॉर्मल बॉक्स था, मैंने उसका बॉर्डर रेडियस दे दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 50 px दे दिया या हमने 30 px दे दिया, थोड़ा सा हो तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, कि थोड़े थोड़े इसके कॉर्नर्स ये हो गए। तो बॉर्डर रेडियस 10 px, तो राउंडेड कॉर्नर्स विद द रेडियस ऑफ 10 पिक्सल्स। टेक्स्ट शेडो क्या हो गया, टेक्स्ट में शेडो ऐड कर देगा जैसे ऊपर बॉक्स में ऐड कर रहा था, ठीक है। ग्रेडियंट्स क्या हो गए हमारे, बैकग्राउंड इमेज विद ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट सिंटेक्स अलाउड फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स। जैसे कि जो बैकग्राउंड इमेज है, ग्रेडियंट में हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के कलर यूज होते हैं, वो दो टाइप के हमारे ग्रेडियंट होते हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट एंड एक हमारा होता है रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब तो पता ही होगा, जैसे कि कलर एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होना, तो वो चीज़ ग्रेडियंट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, टू राइट दे दिया कि राइट में कलर चेंज होगा, पहले ये कलर देन ये वाला कलर, लीनियर ग्रेडियंट फ्रॉम रेड टू ब्लू ऐसे करके, ठीक है। सेम भी हमारा रेडियल ग्रेडियंट भी होता है, तो रेडियल ग्रेडियंट में हम कैसे देते हैं इसको, वो रेडियल, ठीक है। देन हमारा ऐसे करके ग्रेडियंट, उसमें हम लोग ऐसे पास करते हैं दो कलर्स, जैसे रेड येलो, या फिर हमने इसका एक्सपोर्ट वगैरह पास कर दिया, तो क्या होगा, रेडियल का मतलब है कि पूरा जो हमारा पेज है उसके साइड में येलो हो जाएगा एंड बीच में उसके सेंटर में रेड आ जाएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। मतलब एक एक कलर जो है वो सेंटर में आएगा सर्कल शेप में, एंड देन बाकी उसको उसमें अलग जो बच गया हमारा दूसरा कलर वो उसमें। तो अब क्या आ गया, मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट एंड यूजिंग फॉन्ट्स एंड CSS। तो हम टेक्स्ट कैसे मैनिपुलेट करते हैं, देखो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज, तो हमारे क्या होगा, देखो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली की कौन सी फैमिली हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट के लिए। देन हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आ गया कि कितना साइज़ होना चाहिए हमारे फ़ॉन्ट का। देन आ गया हमारा फ़ॉन्ट का वेट, कि मतलब उसकी थिकनेस बताएगा, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल, बोल्ड वगैरह ये सब आ गया, ठीक है। देन आ गया फ़ॉन्ट का स्टाइल, इसमें क्या होता है, स्टाइल बताता है कि नॉर्मल लिखना है, इटैलिक लिखना है, बोल्ड लिखना है। देन आ गया फ़ॉन्ट का वेरिएंट, कि स्पेसिफाइज वेदर द फ़ॉन्ट शुड बी डिस्प्लेड इन स्मॉल कैप्स। हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, हमने क्या किया, एरियल और सैंस सेरिफ दे दिया, फॉन्ट साइज में 16 px, फॉन्ट वेट में बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल हमने दिया इटैलिक, एंड हमने फॉन्ट वेरिएंट भी दिया स्मॉल कैप्स। तो ये क्या करता है बेसिकली, जैसे कि मान लो मैंने एक पैराग्राफ में लिख रखा था हेलो वर्ल्ड, या हेलो लिख रखा था नॉर्मली मान लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने इसकी फॉन्ट वेरिएंट का दिया स्मॉल कैप्स, तो स्मॉल कैप से बेसिकली क्या कर देगा, इस हेलो वर्ल्ड को, हेलो को बेसिकली बड़ा कर देगा कैप्स में, साइज छोटा कर देगा एंड उसको ऐसे बड़ा कर देगा। मतलब इसमें जो भी हमारे लोअर लेटर थे, जैसे एल जो था वो लोअर लेटर में था, तो उसको भी इसने कैप्स में कर दिया एंड साइज उसका स्मॉल कर दिया। देन हमारा था टेक्स्ट अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट हमारा कैसे अलाइन होना चाहिए। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द कंटेनर, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आ गया सेंटर। सो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो गया, स्पेसिफाइज डेकोरेशन टू बी एडेड टू टेक्स्ट, जैसे अंडरलाइन ओवरलाइन ये सब, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारा अंडरलाइन आ गया। देन हमारा ये आ गया लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, कि लेटर स्पेस कितना हो एंड वर्ड का स्पेस कितना हो दोनों के बीच में, ठीक है। लेटर स्पेसिंग मान लो 2 px दे दिया एंड वर्ड स्पेसिंग ये, तो हर सेंटेंस में जो है ना 5 px का स्पेस होगा, एंड हर लेटर में जैसे कि JI, इसमें 2 px का स्पेस होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कि हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो स्पेसिफाइज द कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर, कि अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज कर सकते हैं। अपर केस में क्या करेगा, नॉर्मली उस लेटर को जैसे हेलो लिखा है उसको अपर केस में कर देगा, ठीक है ना, ऐसे हेलो। एंड कैपिटलाइज में क्या कर देगा, पहला लेटर कैपिटल कर दिया, और लोअर केस तो पता ही है ना, नॉर्मल वही। सो लाइन हाइट में क्या है, देखो स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, की कितनी उसकी लाइन की वो हमारी हाइट बेसिकली वो। फॉन्ट कलर में क्या आ गया हमारा, स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, की टेक्स्ट का कलर बता देगा ये, जैसे कलर रेड दे दे तो ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता इस क्लास के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी ये क्लास थी, उसका कलर रेड हो गया। सो यूजिंग गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फ्री ओपन सोर्स फॉन्ट्स दैट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड टू अ वेब पेज, वेब प्रोजेक्ट्स। सो डेवलपर जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली लिंक से इंपोर्ट करके URL, एंड उसमें URL की लिंक देकर नॉर्मली गूगल से हम लोग फॉन्ट उठा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया बॉर्डर बॉक्सेस, मार्जिन एंड पैडिंग एंड लिस्ट इन CSS, इंपॉर्टेंट है। देखो बॉर्डर हमारा क्या है, बॉर्डर क्या करता है, सेट्स द विड्थ, स्टाइल एंड कलर ऑफ द बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट, इट्स शॉर्ट हैंड फॉर बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर। तो अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। बॉर्डर विड्थ क्या करेगा, उसकी थिकनेस को बताएगा कितनी विड्थ है, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल हमारा क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने अपनी दी थी 3 px, जैसे बॉर्डर विड्थ कॉलन 3 px, ये बताता है स्टाइल की कैसा स्टाइल रहेगा, कि सॉलिड बॉर्डर हो हमारा, या हमारा डैश बॉर्डर हो, या फिर डॉटेड हो। जैसे कि देखो अगर मैं किसी उसका बॉर्डर बना रही हूँ, जैसे ये सॉलिड हो गया, ठीक है, एक का बनाया बॉर्डर, उसका से डैश 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 ऐसे करके बन गया, ठीक है। डॉटेड का से डॉट 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 करके पूरा बॉर्डर बन गया, ठीक है। अब क्या हो गया, बॉर्डर का कलर, उसका कलर क्या है, ठीक है, ये बता रहा होगा। एग्जाम्पल में एलिमेंट का देखो हमने क्या किया, तीनों एक साथ दे दिए शॉर्ट हैंड में, 1 px उसकी वो हो गई, ठीक है। देन हमारा सॉलिड हो गया, उसका जो हमारा ये हमारी विड्थ, एंड देन हमारा स्टाइल, और फिर हमारा कलर बेसिकली, ये तीनों प्रॉपर्टी होगी ना। बॉक्सेस आ गया, अब बॉक्सेस क्या करते हैं, ये इसके में ये होता है विड्थ, क्या करेगा, सेट द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, विड्थ बताएगा। हाइट क्या करती है, उसकी हाइट बताई थी नॉर्मली। एंड बॉक्स साइजिंग क्या करेगा, डिफाइन हाउ द विड्थ एंड हाइट ऑफ द आर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड,
तो ये हाइट एंड विड्थ को कैलकुलेट करके एक बॉक्स साइज वगैरह होता है। देखो कंटेंट बॉक्स हमारा क्या होता है बेसिकली, जैसे पूरा एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें क्या होता है ना, देखो हमने कंटेंट लिखा बीच में, तो ये हो गया कंटेंट का बॉक्स, ठीक है। देन हमारा आ जाता है इसमें पैडिंग, जैसे मैंने पैडिंग येलो कलर के ऊपर समझाया था ना। देन उसके बाद हमारा आ जाता है बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स हो गया। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है मार्जिन का बॉक्स, ठीक है, मार्जिन एग्जाम्पल, ठीक है। एलिमेंट्स में से हो गया हमारा हाइट विड्थ एंड बॉक्स साइज दे दिया बॉर्डर बॉक्स, मतलब हमने जो भी हाइट और विड्थ सेलेक्ट की है हमारे बॉर्डर की, बॉर्डर बॉक्स हुई इस बॉक्स की, ये वाले बॉक्स की, ठीक है। तो इसमें अपने आप पैडिंग और वाइट जस्ट हो जाएगा। देन हमारा आता है मार्जिन, मार्जिन में बताया उसके ऊपर का। मार्जिन बेसिकली क्या होता है, स्पेस अराउंड एन एलिमेंट, कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके अराउंड का स्पेस, ठीक है। इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर टॉप, ये टॉप मार्जिन हो सकता है, राइट लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। तो ऐसे करके होता है मार्जिन, अगर हमने ऐसे दिया तो मतलब ये सारी साइड्स के लिए। अगर हमने मार्जिन टॉप मेंशन किया तो इसे टॉप साइड के लिए, मार्जिन बॉटम मेंशन किया तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको दो देंगे तो ये क्या करेगा, टॉप बॉटम के लिए एक कंसिडर करेगा एंड लेफ्ट राइट के लिए अलग कंसिडर कर लेगा, ऐसे करके। सो पैडिंग में हमारा क्या होता है, ये क्या करता है, स्पेस विद बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने देखा था पैडिंग क्या होता है। सो इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर टॉप राइट, मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो ऐसे दिखे, ठीक है ना, कंटेंट। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऊपर की तरफ, तो मैंने क्या कर दिया, पैडिंग ऊपर की तरफ दे दी, ठीक है। पैडिंग टॉप दे दी 10 px एंड पैडिंग बॉटम दे दी 20 px। मतलब यहाँ पर तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन मैं कह रही हूँ मान लो मैंने पैडिंग टॉप जो 20 px दी एंड पैडिंग बॉटम जो है 10 px, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो गई ऊपर की तरफ। लिस्ट क्या होगी, लिस्ट बेसिकली हम लिस्ट को कैसे स्टाइल करते हैं वो सब। तो लिस्ट स्टाइल टाइप ये क्या करता है कि टाइप ऑफ मार्कर है फॉर लिस्ट आइटम, जैसे कि डिस्क में दिखाना है, सर्कल में, स्क्वायर में, डेसिमल में, लोअर अल्फा में, अपर रोमन में, ठीक है। ये सब मतलब उसका स्टाइल कैसा रहेगा लिस्ट के साइड में वो जो होता है दिखाने का, ठीक है। लिस्ट स्टाइल इमेज की स्पेसिफाइज एन इमेज एज अ मार्कर फॉर इमेज लिस्ट, की छोटी छोटी इमेज भी दिखा सकते हैं हम लोग। एंड लिस्ट स्टाइल पोजिशन, कि ये बताएगा पोजिशन ऑफ द मार्कर रिलेटेड टू द लिस्ट आइटम इनसाइड और आउटसाइड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उसका लिस्ट स्टाइल क्या है, यहाँ पे डिस्क है। देन हमारा आ जाता है पोजिशन, पोजिशनिंग यूजिंग CSS। सो बेसिकली CSS प्रोवाइड सेवरल पोजिशनिंग प्रॉपर्टी, जो कि अलाउ करती है हम लोग उसके प्रॉपर लेआउट को हम लोग कंट्रोल कर सके पोजिशन करके, ठीक है। तो स्टैटिक पोजिशनिंग हो गई, तो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स आर पोजिशन स्टैटिकली, ये डिफॉल्ट पोजिशनिंग होती है, मतलब एलिमेंट्स जो है हमारे स्टैटिकली पॉज होते हैं, पोजिशन होते हैं, ठीक है। तो मीनिंग दे आर फ्लो इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द HTML डॉक्यूमेंट, कि मतलब जैसे उसी जैसे HTML के डॉक्यूमेंट में नॉर्मली वैसे ही दिखेंगे ये, ठीक है। दिस पोजिशनिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल CSS प्रॉपर्टी, इसमें कोई एडिशनल CSS प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती है। देन हमारा आ जाएगा रिलेटिव पोजिशनिंग, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हमने ऐसे दे दिया इसको पोजिशन स्लैश ये कॉलन रिलेटिव, एंड यहाँ पे स्टैटिक देंगे तो स्टैटिक अलाउ जाएगा। तो ये क्या करती है, मूव द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन ऑन द पेज, एलिमेंट को मूव कर दे अपनी ओरिजिनल पोजिशन के रिलेटिव में, कि हमने मान लो इसको दे दिया पोजिशन रिलेटिव एंड टॉप 20 px दे दिया, अभी क्या करेगी एंड लेफ्ट 10 px दे दिया, तो इतने जो अभी यहाँ पे थी नॉर्मली, तो अभी हमने क्या दिया इसे टॉप 20 px, यानी कितना 20 px हो जाए एंड लेफ्ट हो जाए हमारा 10 px, तो ये यहाँ पर आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। पोजिशन इसकी बदल गई। सो एब्सोल्यूट पोजिशनिंग क्या होती है बेसिकली हमारी, पोजिशन द एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर or to the initial coding containing block if there no position ancestor। बेसिकली यहाँ पे अपने नियरेस्ट जो पोजीशन पेरेंट है उसके रिलेटिव में मूव करेगी, या फिर क्या करेगी ये इनिशियल जो कंटेनिंग ब्लॉक है उसमें मूव कर देगी, क्योंकि कोई पोजिशनिंग हमारा कोई वो नहीं है, एंसेस्टर वगैरह है, पेरेंट नहीं है। तो द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, जैसे हमने दिया, ठीक है। हमने क्लास का नाम दे रखा है, पोजीशन हमने दी एब्सोल्यूट, एंड टॉप दी 50% 50 px एंड लेफ्ट दी 50 px की, ये क्या करेगा एग्जैक्टली टॉप 50 एंड टॉप लेफ्ट 50 में इसे प्लेस कर देगा, ठीक है। देन हमारा क्या फिक्स पोजिशनिंग, अब ये फिक्स पोजिशनिंग क्या है देखो, तो पोजिशन फिक्स जैसे हमने दिया इसको, ठीक है। तो यह करता है positions the element related to the viewport which means it stay at the same place even when the page is scroll, कि मतलब वहाँ पे हमने उसे फिक्स कर दिया, जैसे हम लोग एक्सेल में कॉलम फिक्स कर देते हैं ना, एंड हम आगे वाली शीट्स को आगे वाले रोज एंड उसको मूव करवाते हैं कॉलम्स को, तो वैसे ही चीज़ कि हमने उसे फिक्स कर दिया कि पूरा पेज अगर स्क्रॉल भी करोगे तो वो चीज़ ऊपर रहेगी, मान लो ऐसे कुछ बैनर वैनर डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। अभी क्या हो गया Z इंडेक्स्ड, तो हम ऐसे देते हैं टॉप 0 एंड राइट 0 डायमेंशन एंड फिक्स्ड, जैसे कोई स्टिकी नैव बार है ऊपर, है ना, उसके लिए Z एक्स कैसे आ गया हमारा Z इंडेक्स, तो Z इंडेक्स कंट्रोल्स द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द पोजिशन element with higher Z index value appear above with the lower value। बेसिक इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो ये क्या दे रखा है कि पोजीशन रिलेटिव एंड जेड इंडेक्स दे रखा है 10 एंड एक और दे रखा है पोजीशन रिलेटिव एंड जेड इंडेक्स दे रखा है 5। तो अब इसमें होगा कि जो हमारा जेड इंडेक्स है वो डिसाइड करेगा कौन सा एलिमेंट ऊपर होगा कौन सा नीचे, उस हिसाब से तो ये ऊपर आएगा एंड ये नीचे आ रहा होगा हमारा। फ्लोट में क्या हो गया कि फ्लोट पोजिशन एंड एलिमेंट्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ इट्स कंटेनर, ये बेसिकली कंटेनर के लेफ्ट या फिर राइट में
हम लोग जो है इसको एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए ये अलाउइंग अदर एलिमेंट टू रैप अराउंड इट, जो बाकी का कंटेंट है वो इसके अराउंड रैप हो जाएगा। जैसे कि देखो सिलेक्टर हमने लगाया फ्लोट लेफ्ट एंड इसमें हमने क्या कर दिया, इसको दे दिया लेफ्ट में फ्लोट होगा एंड फ्लोट राइट, राइट में फ्लोट होगा। क्लियर में देखो क्या है, क्लियर स्पेसिफाइज विच साइड ऑफ एन एलिमेंट अदर फ्लोटिंग एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड टू फ्लोट। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये क्या करते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं कि हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सके। बेसिकली एलिमेंट्स वहाँ ना आए जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे अलाउड नहीं है उसको फ्लोट करना। इसकी क्लियर लेफ्ट लेफ्ट में एंड क्लियर राइट राइट में। देन आगे हमारा बॉक्स मॉडल इन CSS, ये तो हमने देख ही लिया। कंटेंट ठीक है, पैडिंग हो गया, इसका बॉर्डर एंड मार्जिन, मैंने वो मॉडल भी बना कर दिखाया था ना, थोड़ा तमीज से बना देती हूँ। देखो सबसे पहले आ गया मार्जिन, ठीक है M, देन उसके अंदर हमारा आ गया बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर एंड देन उसके अंदर आ गया हमारा पैडिंग, पैडिंग एंड देन उसके अंदर कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे मान लो कंटेंट ऐसे करके, ये बॉक्स ही बनाती हूँ लेकिन चलो सर्कल। देन उसके बारे में प्रॉपर्टीज तो पढ़ी ली, हाँ ये देखो एक्जैक्टली ऐसे बना हुआ है, ठीक है। देन हो जाता है हमारा, हमारा आता है XML। सो XML हमारा क्या है देखो, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक और मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल, कि ऐसे फॉर्मेट में लिखो कि ह्यूमन को भी समझ में आए मशीन को भी समझ में आए। तो इट इज़ यूज फॉर कॉमनली यूज फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो अलग अलग सिस्टम और एप्लीकेशन में डेटा एक्सचेंज के काम आती है ये। XML डॉक्यूमेंट्स आर हायरार्किकल एंड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड टेक्स्ट कंटेंट एनक्लोज्ड विद इन टैग्स। तो ये क्या होता है हमारा, जो XML डॉक्यूमेंट्स है ये हायरार्किकल होते हैं एंड इसमें एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होता है, टेक्स्ट होता है जो कि टैग्स में होता है, जैसे HTML में था हमारा। सो ये इसका ओवरव्यू वगैरह आ गया कि एलिमेंट्स क्या होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे HTML में थे, शुड रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है। एंड देन एलिमेंट्स आर एनक्लोज विद स्टार टैग एंड एंड टैग सेम एज HTML, ठीक है। एट्रीब्यूट में वही प्रॉपर्टी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नेम वैल्यू वगैरह, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट में वही चीज़ इनके बीच में आ रहा होगा कि क्या हमें वो स्क्रीन पे दिखेगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे हो गया कि इनमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बताता है कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट किसे कंटेन कर रहा है, बेसिकली कौन किससे बड़ा है और ऐसे करके, ठीक है। जैसे बॉडी जो है उसमें हमारा पैराग्राफ कंटेन हो रहा है, ठीक है। सो हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप, कौन किससे कैसे रिलेटेड है वो सब, जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर बुक, बुक के अंदर टाइटल और ऑथर, ठीक है ना, ऐसे करके हो गए हमारे। देन आ जाते हैं वेल फॉर्म्ड रूल्स। तो XML डॉक्यूमेंट्स मस्ट अडेयर टू सर्टेन वेल फॉर्म्ड रूल्स सच एज हैविंग अ सिंगल रूट एलिमेंट, एक सिंगल रूट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉपर्ली नेस्टेड एलिमेंट, जो भी हम नेस्टेड एलिमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए। एंड कोटेड एट्रीब्यूट वैल्यूज, एंड जो भी उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज है, तो अगर हम लोग इन वैल्यूज़ को वायलेट करेंगे तो हमारी पार्सिंग एरर्स आ जाएंगे हमारी। तो देखो ये बना रखा है, यहाँ पे हमने XML का वर्जन डाल रखा है एंड देन हमारा बुक्स और ये बुक ID टाइटल ऐसे करके पूरा जेनरिक एग्जाम्पल। देखो सेम HTML के जैसा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। बेसिकली जेनरिक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट एन XML डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का बना रखा है, ठीक है। एम्प्लॉय ID वगैरह ये ना मेनली डेटा स्टोर के लिए होती है। जैसे हमारे HTML थी ना, वो बेसिकली वेब पेजेस क्रिएट एंड डिस्प्ले करने के लिए होती है, ये हमारे डेटा स्टोर के लिए मेनली यूज हो रही होती है, ठीक है। एंड इसमें मेनली डिफरेंस क्या होता है कि HTML हमारे प्री डिफाइंड टैग थे कि बॉडी टैग है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमने एम्प्लॉय टैग खुद बनाया है, ठीक है। नेम टैग, डिपार्टमेंट टैग, सैलरी टैग हमने खुद बनाया है। एंड ऊपर में देखो तो ये बुक टाइटल ये हमने खुद बनाया डेटा स्टोर के लिए, ठीक है। तो हमारा आ जाता है DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन फॉर एम्प्लॉय XML। तो DTD क्या है, एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है जो कि डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, एलिमेंट को, एट्रीब्यूट को और उनकी रिलेशनशिप विद इन एन XML document. So it provides a set of rules that validate the structure and content of the XML document, ठीक है। So DTD के एम्प्लॉय का बता रखा है, ठीक है। एलिमेंट मतलब पहले स्टार्ट कहाँ से हो रही है, डॉक टाइप एम्प्लॉयज़, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये स्टार्ट में डिफाइन होता है इसका कि ये हमारा डॉक टाइप एंड देन हमारा वो उसका रूट एलिमेंट का नेम एंड हमारे यहाँ पे रूल्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय क्या है, रूट एलिमेंट है, ठीक है। अब देन नेक्स्ट हमारा क्या आ गया इसमें देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया सेकंड लाइन में, हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि एम्प्लॉयज़ जो है हमारा ये रूट एलिमेंट, इसके अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, उनका डेटा। अभी क्या एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि एम्प्लॉय के अंदर हमारे 3 एलिमेंट होंगे जिसमें नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा और सैलरी होगा। आपकी क्या हो गया एट लिस्ट एम्प्लॉय ID रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्लॉय एलिमेंट का एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा है, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय एलिमेंट के पास ID एट्रीब्यूट होगा कुछ ना कुछ, है ना, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा होगा, उसका ID होगा। तो ये बता रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। एलिमेंट मतलब एम्प्लॉय ID बेसिकली। सो एलिमेंट नेम PC डेटा, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये क्या करेगा, नेम एलिमेंट जो है वो ऐसे टेक्स्ट उसमें स्टोर करेगा। इसका PC डेटा का मतलब क्या होता है, पास्ट कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि नेम में मैंने जिया पास्ट कैसे करके, डिपार्टमेंट एंड सैलरी में भी वही चीज़। तो बेसिकली ये बता रहा है कि इसमें टेक्स्ट स्टोर कर रहा होगा हमारा। देन हमारा आ जाता है ये एक्सप्लेनेशन को समझा रही है कि डिक्लेरेशन डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट टाइप
एंड स्पेसिफाई द रूट एलिमेंट, ठीक है, डॉक टाइप एंड वो बता दिया। फिर हमारा बता दिया डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉय एलिमेंट, ठीक है, उसमें जीरो या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय एलिमेंट हमारे हो सकते हैं। द नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, उसके एलिमेंट्स बता दिए। एक आईडी एट्रीब्यूट बता दिया उसका, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर। डिफाइन नेम एलिमेंट एज कंटेनिंग पार्स कैरेक्टर डेटा, ठीक है, तो पार्स कैरेक्टर डेटा जाएगा इसमें। एक्सएमएल स्कीमा, देखो एक्सएमएल स्कीमा फॉर एम्प्लॉय एक्सएमएल एग्जाम्पल। XML schema is an alternative to DTD, जिसका ऊपर जो हमने पढ़ा DTD उसका ऑल्टरनेटिव है फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द XML डॉक्यूमेंट। बेसिकली क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे टू डिफाइन स्कीमा जैसे हमने DBMS में पढ़े थे ना, तो हियर्स द XSD, ठीक है, ये इसका ये नाम है, ठीक है। सो फॉर द एम्प्लॉय XML टेबल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया हमें। अब यहाँ पे हमारा क्या ये एक्सेस स्कीमा, ठीक है, इसके में ये क्या है हमारा रूट एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, देखो एक्सेल XMLNS एक्सेस एंड फिर ये हमारी वो दे रखी है लिंक। ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है बेसिकली नेम स्पेस डिक्लेरेशन। ये भी क्या बताता है हमारा कि XML का स्कीमा क्या स्टैंडर्ड हमारा फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। देन हमारा था एक्सेस एलिमेंट नेम एम्प्लॉयज़, मतलब मैं इसने बताया कि जो हमारा रूट एलिमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयज़। देन हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स टाइप, ये क्या बता रहा है कि जो एम्प्लॉय एलिमेंट है बेसिकली वो मतलब खुद एक सिंपल एलिमेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें चाइल्ड एलिमेंट्स भी होंगे। देन एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या बता रहा है बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑर्डर एक सीक्वेंस में हमारे आ रहे होंगे, ठीक है। देन हमारा क्या है ये एलिमेंट रेफरेंस एम्प्लॉय मिन अकर 0 एंड मैक्स अकर्स अनबाउंडेड। तो ये रेफ क्या बता रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट एंड उसमें रेफरेंस हम लोग एम्प्लॉय यूज़ कर रहे हैं। एंड क्या होगा उसकी मतलब हमारी लिमिट है कि हम जीरो एम्प्लॉय भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लोग मतलब यहाँ पे अनबाउंडेड मतलब कितने भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं एम्प्लॉय हैं बेसिकली। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि एम्प्लॉयज़ हमारा वो है एंड उसमें एम्प्लॉय वो होंगे, तो उसमें सिंपल सेम यही चीज़ हमारी यहाँ पे है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सेस सीक्वेंस एंड देन ये कॉम्प्लेक्स टाइप एंड ये उसके क्लोजिंग टैग, ठीक है, तीनों के क्लोजिंग टैग हो गए। फिर एक्सेस नेम एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय के बारे में बता रखा है, ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप होगा, इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं, सीक्वेंस में होगा। देन हमारा आ गया एलिमेंट का नेम कैसे होगा, नेम होगा, टाइप एक्सेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट भी उसका स्ट्रिंग में होगा, मतलब उसका नाम। देन हमारा आ गया एक्सेस एलिमेंट नेम सैलरी, सैलरी हमारी कैसे होगी, डेसिमल में होगी, ये भी पूरा वही क्लोजिंग टैग होगा सीक्वेंस का। देन एक्सेस एट्रीब्यूट नेम आईडी कैसे होगी हमारी, ये होगी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एंड देन हमारी क्लोजिंग टैग्स आ गए, खत्म हो गया। तो ये समझ में आ गया, देखो ये बता रखा है कि स्कीमा का डॉक्यूमेंट बताया, फिर ये सब, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब हमारा आ जाता है, ये बता रहा है कि इन दोनों में क्या है, द DTD एंड XML प्रोवाइड अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय XML डॉक्यूमेंट इंश्योरिंग इट्स वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब उसको हमने अच्छे से फॉर्मेट किया है। एंड देन देखो ये देखो हमारा आ गया एक डायग्राम। तो इसमें इसने बता रखा है कि XML टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, या तो DTD या फिर XXD। प्रेजेंटेशन कौन करता है, ये XLS। एंड हमारा कंटेंट कहाँ पे होता है, XML डॉक में, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD का पर्पस क्या रहता है हमने पढ़ी लिया ऑलरेडी है, ठीक है। सिंटेक्स हमने इसके देख लिया है। बेसिकली एक बार पर्पस देख लेते हैं कि रूल्स एंड कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना, स्पेसिफाई करना एलिमेंट और एट्रीब्यूट को। एंड ये अलाउ करता है वैलिडेशन ऑफ XML डॉक्यूमेंट टू इंश्योर दे कन्फर्म टू स्पेसिफाइड रूल्स की, मतलब स्पेसिफाइड रूल वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सिंटेक्स हमने इसका देख ही लिया, पहले डॉक टाइप यूज़ होता है एंड देन फिर ऐसे रूट एलिमेंट और फिर उसकी डिक्लेरेशन होती हैं अलग अलग, है ना। एलिमेंट की डिक्लेरेशन भी देख ली कि बुक है उसकी ये 3 चीज़ें होंगी। देन एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन की कैसे होगी, डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह, जैसे आईडी का हमने देखा था, बुक कैटेगरी CCD इम्प्लाइड ऐसे होगी, ठीक है। देन ये हो गया हमारा एंटिटी डिक्लेरेशन, ये भी हमने देख लिया था। इसका सिंटेक्स क्या रहता है, एंटिटी का नेम एंड उसकी वैल्यू, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में एंटिटी कॉपीराइट सिंबल, ये हो गई इसकी वैल्यू। देन आ गया वैलिडेशन। सो XML पार्सर कैन वैलिडेट XML डॉक्यूमेंट्स अगेन ना DTD, ठीक है। XML पार्सर क्या कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं DTD के अराउंड, ताकि वो इंश्योर कर सके कि इसमें स्पेसिफिक रूल्स और कंस्ट्रेंट है या नहीं। अब देखो हमारा XML स्कीमा, इसको क्या बोलते हैं XSD, ठीक है। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब consortium, basically W3C recommendation that define the structure, data type and constraint for XML documents, ये सब डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव है, वही जो हमने एक से ऊपर पढ़ा है स्कीमा, उसका पर्पस बता रखा है। ये क्या करता है, ये थोड़ा और पावरफुल है एंड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है और फ्लेक्सिबल भी है उसको DTD की जगह यूज़ करने में, ठीक है। सो ये क्या है, मोर प्रिसाइज है including data type, element relationship and constraint. And XML schema is widely used in XML based technologies for defining data structure and ensuring data integrity. मतलब ये widely यूज होता है XML based टेक्नोलॉजी में, ताकि हम लोग डेटा को डिफाइन कर सके और इंश्योर कर सके डेटा इंटीग्रिटी। सिंटेक्स हमने इसका देख लिया था, ठीक है ना, पहले ऐसे स्टार्ट हुआ था एंड पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करी, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मुझसे पूछ लेना, ये दोनों का डिफरेंस बता रखा है, ठीक है। DOM DOM के बारे में बता रखा है, तो ये तो हम जावास्क्रिप्ट के साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारी पूरी जो है ख़त्म हो गई है बेसिकली यूनिट 1।
एक HTML वाला पार्ट है, इसको देख लेते हैं फटाफट। सो इंट्रोडक्शन टू XHTML। सो क्या है ये एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक और मार्कअप लैंग्वेज है जो कि क्या करती है HTML की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करती है एक स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स देके, ठीक है, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन टाइप मान सकते हैं। तो ये क्या करती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ HTML को, ये हमने देखा ना XML कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, HTML थोड़ा सा ऐसे ही है कि उसमें केस सेंसिटिव वो नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो मतलब दोनों को कंबाइन करके और हमने लैंग्वेज बना दी, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा हमारा, HTML documents are well formed XML documents, which means they are adhere to syntax rules of XML। जैसे हमने ऊपर syntax rules पढ़ते हैं वैसे ही करता है। XML syntax require strict adherence to rules as lower case element names, ठीक है, names जो है वो लोअर केस में हो, क्लोजिंग टैग हो हर एलिमेंट के लिए, प्रॉपर नेस्टिंग हो, एट्रीब्यूट वैल्यू हो कोड्स के अंदर, है ना। XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अ सिंगल रूट एलिमेंट, एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए एंड सारे एलिमेंट उसके अंदर नेस्टेड होने चाहिए। तो उसमें और स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए, हमने देख ही लिए ये सब तो, ठीक है। देन हम क्या क्या कंपैटिबिलिटी विद HTML। तो XHTML डिजाइन किया गया टू बी बैकवर्ड कंपैटिबल विद HTML, अलाउिंग एग्जिस्टिंग HTML डॉक्यूमेंट टू बी इजीली माइग्रेटेड टू XHTML। उसको बनाया इसलिए कि हम लोग फटाफट HTML को XHTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें हमारे दोनों के फीचर्स वगैरह और जो भी है देखो, HTML डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड HTML कर सकता है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड कर सकता है, फीचर्स भी, मतलब बेसिकली इसमें XHTML और HTML दोनों के वो फीचर्स कंबाइंड है, कैन बी प्रोसेस्ड बाय द वेब ब्राउजर जस्ट लाइक HTML एंड XML, ठीक है। तो इसका डॉक टाइप क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट इंक्लूड अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो हम ऊपर कर रहे थे, जो कि स्पेसिफाई कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया हमारा विद वर्जन, या फिर ये हो गया, ये चीज़ें करनी है। इसके फायदे क्या है कि प्रमोट करता है कि एकदम क्लीन और स्ट्रक्चर्ड और एकदम ना स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल और वेल फॉर्म्ड हमारा जो है पूरा HTML कोड रेडी हो, ठीक है, XHTML कोड। उसके बाद में क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि इंटरऑपरेबिलिटी की XML बेस्ड टेक्नोलॉजी सच है जैसे कि XLT हो गया हमारा कि एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन और XML पार्सल, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी की इधर भी यूज़ कर सकते हो उधर भी। एंड देन हमारा आ गया XHTML डॉक्यूमेंट्स आर मोर एक्सेसिबल एंड डिवाइस इंडिपेंडेंट मेकिंग देम सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेज एंड प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है, XHTML जो है ये मोर एक्सेसिबल है और डिवाइस इंडिपेंडेंट है जब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये अलग अलग जो हमारे डिवाइसेज हैं और प्लेटफॉर्म है उसके लिए हमारा बेस्ट हो जाता है। देन हमारा आ गया कॉमन HTML एलिमेंट्स। तो इसमें देखो क्या होते हैं, देखो यहाँ पे HTML हेड ये सब बेसिकली HTML के हमारे यूज़ हो रहे हैं, बस सिंटेक्स वगैरह उसका जो है वो हो गया। XHTML इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सिमिलर टू HTML, ठीक है। तो वही बता रखा है कि वाइडली यूज़ होता है ताकि हम लोग एक स्ट्रक्चर मतलब रूल्स हमने उसमें ऐड कर दिए बेसिकली। यहाँ पे देखो HTML का वो दे दिया हमने, सेम HTML जैसे बट थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप बना दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रखा है। अभी क्या क्या हमारा XML मेटा टैग्स एंड कैरेक्टर एंटिटीज़, ये तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना, रिपीटेड ये वाली चीज़। फ्रेम सेट हम लोगों ने देख लिया है। अब हमारे यहाँ पे यूनिट 1 खत्म होती है। थैंक यू सो मच।